बॉलीवुड जैसा कहता है हमेशा पुलिस हमेशा लेट आती है. कुछ अगर इंसिडेंट्स हो उसके बाद ही पुलिस आएगी की पहिले से पुलिस वहाँ हाजीर रहेगी. मैत्री म्हणे पॉलिटिशियनशी नको पोलीसवाल्याशी पण नको. गाडी पकडली की फोन करेल, पासपोर्टचं काम आहे फोन करेल, कुठं अडचण आली तर त्याला पहिला फोन नंबर जो मिळतो तो त्या मित्राचा मिळतो. पुलिस लाइफ कैसी है? लोग जब भी कोई त्योहार मनाते हैं उस वक्त हम त्योहार नहीं मना सकते. गणपति हुआ, महालक्ष्मी आई थी तो 2 बजे तक बरसात भी चालू थी. कोई छाता लेके कोई रेनकोट लेके पूरी ट्रैफिक डाइवर्ट कर रही थी ताकि लोगों को फैसिलिट हो. कोविड के दौरान हमारे यहाँ रेड लाइट एरिया है गंगा जमुना. जो कमर्शियल सेक्स वर्कर का एरिया है गंगा जमुना, पूरे विदर्भ की कोरोना की पहली डेथ लकड़गंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई. मैंने उनके साथ एक मीटिंग ली और उनको ये बताया कि कल से ये सब बंद करना पड़ेगा. उनका सवाल था साहब हम बंद करेंगे तो खाएंगे क्या. डेडिकेशन है, ये वर्दी ने हमें ताकत दिया है कि जो अशोक स्तंभ है किसी के माथे पे नहीं, हमारे माथे पे भी है, हमारे बेल्ट पे भी है. पुलिस खाते में ऐसे कहते थे कि बहुत सारे लोग अनपढ़ गवार है. हमारे यहाँ जो जितने भी डीसीपी लोग हैं मैक्सिमम IITians हैं. इवन दो हमारे जोन की जो रश्मिता राव मैडम जो है वो IIT बीटेक, IIM MBA IPS. अमेजिंग. अंडर एज लड़के लड़कियां कल होटल से और सस्ते रेट में मिलते हैं, वहां जाते हैं एंड देन दे एंजॉय देयर लाइफ. तो ये सब चीज में पुलिस का क्या रोल है? जनरली पुलिस वाले होटल चेक नहीं कर सकते. फिल्म स्टाइल बॉलीवुड के पुलिस और रियल लाइफ पुलिस क्या डिफरेंस? जमीन आसमान का फर्क. शुक्रवारी तालाब में एक जनी की डेड बॉडी डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, वो गुना डिटेक्ट हुआ. ये जो मेडल देख रहे हैं ये केंद्रीय गृह मंत्री पदक है. बहुत सारे मर्डर डिटेक्ट करने के बाद मुझे और मेरे पूरे टीम को 1-1 लाख रुपए की रिवार्ड मिले. बहुत इंटरेस्टिंग केस है, मतलब पब्लिक को उसको सुनने में मजा आएगा. शातिर और खतरनाक कैसा कोई केस. एक मर्डर हुआ था, उसके मिसेस ने बोला जो मिसिंग था, मेरा अगर घर वाला कल से गायब है तो वो जिंदा नहीं रह सकता, तो ये शायद मर गए हो. हमने बोला क्यों. नमस्ते सर. नमस्ते. मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आज एक बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ यहाँ पे बैठा हूँ. बॉलीवुड में हमेशा बोला जाता है कि पुलिस हमेशा लेट पहुँचती है, लेकिन आपने मुझे बहुत गलत साबित कर दिया और इवन बॉलीवुड को भी गलत साबित किया है. तो आपका क्या कहना है? बॉलीवुड जैसा कहता है हमेशा कि पुलिस हमेशा लेट आती है, आफ्टर एक्शन होने के बाद आती है, तो क्या कहना है आपका उस बारे में? पुलिस हमेशा राइट टाइम ही पहुंचती है. कुछ अगर इंसिडेंट्स हो उसके बाद ही पुलिस आएगी कि पहले से पुलिस वहां हाजिर रहेगी. तो जनरली जो फोन आता है उसके बाद पुलिस आती है, तो उसके लिए जो आने से फ्रॉम हिज डेस्टिनेशन टू योर डेस्टिनेशन जो आने को टाइम लगेगा उतना तो टाइम लगेगा. इसलिए जो बोलना है कि पुलिस लेट नहीं आती, पुलिस बराबर आती है, पर आपके कॉल के बाद ही आती है, वो पहले से हाजिर नहीं रहती. आपको 15 अगस्त को जो राष्ट्रपति पदक मिला है तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको. शुक्रिया. एंड फ्रॉम नागपुर मैं तो बहुत प्राउड हूँ कि मेरे नागपुर के कोई जो पुलिस वाले अफसर है उनको एक ऐसा पदक मिला है. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. थैंक यू. आप उस बारे में थोड़ा बताएं, उस पदक की जर्नी या फिर उसकी कुछ हिस्ट्री है. ये प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस है. मतलब मैं 1993 से लेके आज तक 2025 ये 32 साल की नौकरी हो गई है. ये पूरे 32 साल में मुझे कोई पनिशमेंट नहीं, मुझे रिवार्ड्स है अच्छे. मेरे ACR जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स वो भी सीनियर ऑफिसर ने अच्छे लिखे, इसलिए मैं इस पदक से नवाजा गया हूँ. इसमें मेरे साथ मेरे सीनियर ऑफिसर, मेरे फैमिली मेंबर और मेरे साथ ये 32 साल में जिन्होंने काम किया वो पूरा स्टाफ आता है कि जिनकी वजह से ये मैं पदक या मेडल हासिल करने में कामयाब हुआ हूँ. असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, थोड़ा इस पोजीशन के बारे में बताइए और व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ACP. असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ये नागपुर सिटी में ऐसी पोस्ट है कि जो जिनके तरफ 3 या 4 पुलिस स्टेशन होते हैं और वो पुलिस स्टेशन का क्राइम मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर जो भी है वो प्रॉपरली मैनेज करता है. जो सीनियर PI लोग रहते हैं उनको गाइड करते हैं. इट इज अ लिंक इन बिटवीन सीनियर एंड सीनियर PI. और जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशन, सीरियस इन्वेस्टिगेशन रहे वो भी हम करते हैं. ओके. और पूछना चाहूँगा हायरार्की ऑफ पुलिस.
पुलिस की जो हायरार्की होती है, जब भी मैं कोई पुलिस स्टेशन में जाऊँ, मैं गया हूँ 2-3 बार किसी चीज़ों के लिए, तो मुझे कन्फ्यूज़न ये होता है कि मैं किसके पास पहले जाऊँ, कहाँ बात करूँ, एंड देन सडनली मुझे बोलना पड़ता है, फिर वो बोलते कि उससे बात करो, फिर वो बोलते उससे बात करो, फिर देन आई रीच समवन, फिर वहाँ से प्रोसेस चालू होती है। तो एक्चुअली जनरल पब्लिक ने करना क्या चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, व्हेन दे हैव सम प्रॉब्लम्स, कहाँ जाना चाहिए सबसे? जनरली हर पुलिस स्टेशन में फ्रंट डोर पे ही या मेन डोर पे ही स्टेशन डायरी, जिसको आपके कमर्शियल लैंग्वेज में बोलो या आपके कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलो, फ्रंट डेस्क ऑफिस जो है ऐसी होता है। वहां पे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, पीएसआई, बाकी स्टाफ जो बैठा रहता है, आपका जो कुछ भी है आपने उन्हें जाके पहले बोलना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो डिपेंडिंग ऑन क्राइम, सीरियसनेस ऑफ क्राइम, उसके मुताबिक आपको ट्रीट भी किया जाता है। और उसके मुताबिक आपका अगर छोटा काम होगा कि आपका मोबाइल गुम हो गया या आरसी बुक ये हो गई, तो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल लेवल पे ही कर लेते हैं। एक आपको सिर्फ रिसिप्ट देना है, आप लेके आते हैं। तो अगर थोड़ा बड़ा हुआ कोई ऑफेंस है तो वो जो डे ऑफिसर होता है, मतलब जो पीएसआई लेवल का या एपीआई लेवल का होता है, वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, क्या हुआ कैसे होगा वो लिख लेते हैं, कंप्यूटराइज करते हैं। और फिर उसके बाद में आपके इस पे अगली कार्रवाई होती है। अगर और थोड़ा बड़ा प्रकरण रहा तो थोड़े बड़े प्रकरण में वो आपको जो सीनियर पीआई है उनसे मुलाकात करवा देंगे, आप सीनियर पीआई से गुफ्तगू होगे। सीनियर पीआई, हम जो है हम थोड़े अलग साइड में पड़ते हैं, हम पुलिस स्टेशन के थोड़े से बाजू में हमारे ऑफिस है। तो जनरली फिर अगर उसे लगा कि दिस इज वेरी सीरियस, एट दैट टाइम सीनियर पे कांटेक्ट विद अस कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है। तो जनरली मैं फिर, अगर मुझे लगा है कि ज्यादा कोई प्रकरण है और ये बोलता है कि स्टाफ की भी गरज है, तो मेरे पास जो 3 पुलिस स्टेशन है, वो 3 पुलिस स्टेशन में से तीनों पुलिस स्टेशन से मैं स्टाफ भी बुलवा सकता हूँ, मदद भी कर सकता हूँ, असिस्ट भी कर सकता हूँ और सीनियर ऑफिसर को ब्रीफ भी कर सकता हूँ। पुलिस की जो, अगर नागपुर सिटी में पुलिस कमिश्नर साहब भी है, तो हमारी हायरार्की ऐसी कि सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल, बाद में नायक पुलिस कांस्टेबल जो उससे थोड़ा सीनियर, उससे फिर हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, बाद में पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएसआई, उसके बाद में एपीआई असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, फिर पीआई, सीनियर पीआई, देन एसीपी, एसीपी के बाद डीसीपी, डीसीपी के बाद एडिशनल सीपी, एडिशनल सीपी के बाद जॉइंट सीपी और सबसे लास्ट में सीपी। तो ऐसी ये हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की हायरार्की है। तो ये ऑल ओवर महाराष्ट्र हायरार्की सेम होती है कि नहीं, डिफरेंट स्टेट दोनों में दोनों जगह अलग अलग फर्क है। जैसे कि हम नागपुर सिटी में काम करते हैं तो ये थोड़ा बड़े पैमाने पे होता है। यही ग्रामीण में अगर जाओ तो ग्रामीण में जो डीसीपी एज इक्विवेलेंट टू एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, तो वो वहीं तक खत्म होती है। बाकी उनके उनसे भी सीनियर सीनियर यानी ये पूरा मुंबई तक रहता है, पर वो वहां तक वो जिले की हायरार्की खत्म हो जाती है। डिफरेंट स्टेट में भी हायरार्की डिफरेंट है क्या? हाँ हाँ, करीब करीब आपने जो बताई है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की है, ओके। करीब करीब पूरे देश की। क्योंकि ये तो पुलिस एक्ट जो है वो तो करेक्ट। सेंट्रलाइज ही काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली, इस इन पे से ये इस पे सब ध्यान दिया जाता है या काम किया जाता है। बहुत से आप जैसे लोग जो है वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए भी पुलिस स्टेशन में आते हैं। तो आपको पुलिस स्टेशन से कोई काम नहीं है। आपको जो हमारा जो कॉन्फिडेंशियल सेक्शन या गोपनीय विभाग जिसको बोलते हैं, तो उनके पास वो पासपोर्ट का सब रहता है। तो आप उनके पास जाएंगे, आपकी एक आधी कुछ मिसिंग हो गया है, वो मिल गया है, आपको पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि खापरे जी आपका ये सामान मोबाइल मिसिंग हुआ था, वो मिल गया है, तो आपको हेडमोरर के पास जाना है। तो वो जो असिस्ट करती है सेंटर से, काउंटर से, रिसेप्शन काउंटर से, वो आपको करेक्ट बताएगी ये यहाँ यहाँ है, आप यहाँ जाइए। जनरल पब्लिक विल नेवर मीट यू ऑब्वियसली, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आपका ऑफिस साइड में ही रहता है पुलिस स्टेशन के, एंड देन यू आर रीच्ड बाय सीनियर पीआईज कि अगर प्रॉब्लम नेक्स्ट लेवल है तभी आप सॉल्व करते हो उसको, तब आपके पास आती है प्रॉब्लम की? नहीं, जो रोज पुलिस स्टेशन में होता है, वो जो स्टेशन डायरी के जरिए हमें सब कुछ पता चलता है। यानी मेरे से लेके ऊपर लेवल तक जितने भी सीनियर ऑफिसर है, सबको ये पता चलता है कि क्या हुआ, इस थाने में क्या हुआ, उस थाने में क्या हुआ। तो ये मेरे डिवीजन के जो भी 3 थाने हैं, उसमें छोटा सा छोटा भी मैटर हुआ या बड़ा से बड़ा भी मैटर हुआ, तो वो मुझे पता चलता है। छोटा मैटर हुआ तो थोड़ा देर से मालूम पड़ता है, पर अगर कोई बड़ा मैटर होता है तो वो हमें ताबड़तोड़ मालूम पड़ता है। सेकंड थिंग ये है कि हमारे पास वायरलेस सिस्टम भी है। तो अगर उस पे अगर बता दिया हमने या किसी ने बता दिया कि हमारे एरिया में ऐसा ऐसा हुआ है, तो विदाउट डिले
जो भी आजू बाजू के रहते हैं उसमें हम फिर ये नहीं देखेंगे कि ये सोनेगांव पुलिस स्टेशन है या ये धंतुली पुलिस स्टेशन है। अगर हम आजू बाजू में हैं, तो हम ताबड़तोड़ वहां रश करेंगे, बिकॉज वी आर अ यूनिट। करेक्ट। इससे इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है सर। अभी अभी मैंने ज़रूर देखा है और खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई क्राइम होता है तो अगर वो स्पेसिफिकली अगर उस एरिया में होता है, तो अगर हम चले जाए उस वाले पुलिस स्टेशन में और गलती से वो उस एरिया में नहीं आता है, तो वी आर टोल्ड कि सॉरी, ये वाला जो क्राइम है ये इस थाने अंतर्गत नहीं आता है, तो आप प्लीज़ उस थाने में जाइए। ये केसेस होती है क्या? नहीं, अभी जो है नया जो बीएनएस निकला है, भारतीय न्याय संहिता, जो नए एक्ट्स जो हुए, जो अभी नए बदल के आए हैं, क्योंकि ये सब 1860 के कायदे थे, वो अब सब नए बदल के आए। आप अगर आपका अगर कोई मैटर एक आधे ग्रामीण में है या मुंबई में है, तो हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है, एक जो हमारी सिस्टम है सीसीटीएनएस करके, उसमें ये अभी सिस्टम है कि हम आपकी एफआईआर यहाँ लेंगे और हम जो बंबई का या पुणे का जो भी अदर देन नागपुर शहर से, जो नागपुर में नहीं, इवन तो इतना क्यों, धंतुली का अगर भी मैटर हो तो हम 0 एफआईआर ट्रांसफर टू कंसर्न पुलिस स्टेशन, विद इन 48 आवर्स वो उसको उनके सीरियल नंबर पे काउंट करते हैं। तो मतलब आप एक जगह भी गए, ऑल ओवर इंडिया में आपको कई प्रॉब्लम हुआ और आप कोई भी एक पुलिस स्टेशन में गए, तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेजने की जवाबदारी ये पुलिस वाले की मतलब हमारी है। ये क्राइम डिपार्टमेंट से है। पुलिस में भी ऐसे डिपार्टमेंट्स है कि जो क्राइम स्पेसिफिकली स्पेशलिस्ट होंगे, एंड देन कोई स्पेसिफिक सिविल मैटर्स होंगे, ऐसे देखने के लिए अलग अलग पुलिस होते हैं, अलग अलग पीपल होते हैं क्या? हाँ, बराबर है। जैसी पुलिस स्टेशन तो ये एक ये हुआ पॉइंट हुआ, पर जो क्राइम ब्रांच में काम करते हैं वो रिगार्डिंग जो क्राइम हो रहा है, सीरियस क्राइम हो रहा है, तो वो क्राइम का पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन में तो सभी काम है तो ना। क्राइम ब्रांच एक अलग स्टेशन हाँ, होता है क्या? एक क्राइम ब्रांच एक अलग स्टेशन नहीं है, एक अलग यूनिट है। वैसे एक ट्रैफिक यूनिट भी है, ऐसा जैसे है। एग्जांपल ले लो कि अगर मैं बेलतोरई स्टेशन बोलूँ, हाँ, तो बेलतोरई स्टेशन का एक मुख्य स्टेशन है हाँ, और उसके अलग अलग यूनिट्स होंगे। नहीं उसके नहीं, पूरे नागपुर शहर के, ओके। नागपुर शहर में ये यूनिट है। ओके। हाँ, तो क्राइम यूनिट अलग होगा। क्राइम यूनिट अलग है, ट्रैफिक यूनिट अलग है। उसके बाद जो गोपनीय वाले जो रहते हैं, स्पेशल ब्रांच, जिसमें कोई धरना मोर्चा आंदोलन वगैरह जो रहता है, वो डील करने के लिए एक सेपरेट डीसीपी लेवल के ऑफिसर रहते हैं और वो फिर सब देखते हैं। घटना से तो याद आया कि नागपुर पे एक दाग लग गया। इतने सालों तक कभी नागपुर में कोई दंगा हुआ नहीं, एंड अनफॉर्चुनेटली नागपुर में इतना बड़ा दंगा हुआ। आपका उस बारे में क्या एक्सपीरियंस है सर, बताइए थोड़ा। देखिए, ऐसा है कि होने को तो टाल नहीं सकते, पर जो घटना हुई है उसके बाद में पुलिस वाले ने, आपको झूठ लगेगा, सीपी साहब डॉक्टर रविंद्र सिंगल सर से लेके तो पुलिस कांस्टेबल जो भी होगा, उसने पूरे रात भर, मतलब ये समझ लो कि 24 से लेके 36 घंटे तक लोगों ने पूरा काम करके लोगों की आना जाना और जो भी कंट्रोल करना था वो सब कंट्रोल करके विद इन 12 आवर्स हमने पूरा वो काबू में लिया। जो रॉन्ग डोर्स थे उन पे गुने भी दाखिल हुए, अटक भी हुए, और फिर अभी उसके बाद भी ईद ए मिलाद हुआ, गणपति हुआ, मारबत हुआ, ये पूरे फेस्टिवल जो है या त्योहार है एकदम पीसफुल हुए। होने को नहीं होना, पर वो जो कुछ हुआ उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट रहते हैं, तो एक दो चार लोगों की वजह से ये हुआ, पर लोगों को ये भी समझ में आया कि ये गलत है, तो शायद आगे नागपुर में ऐसी कोई घटना घटेगी नहीं, इससे मैं निश्चिंत हूँ। आई एम प्रिटी श्योर पुलिस वालों को भी बहुत हानि पहुंची होगी, को इंजरीज हुई होंगी। उसका उस बारे में बताइए कि मतलब क्या मोराल था पुलिस में, कि क्योंकि अपन ने देखा है नागपुर अपना बहुत सेफेस्ट सिटी है। मैं हमेशा सेफ फील करता हूँ कि कुछ भी हो जाए अगर, ये मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त लोग, मेरी नागपुर की पब्लिक सुन रही होगी, हमेशा ये बोला जाता है कि अगर वॉर भी हो गया ना तो सबसे सेफ नागपुर होगा, और नागपुर में ऐसा हो गया। तो क्या फीलिंग था, और थोड़ा उसके बारे में कुछ स्टोरी बताइए सर कि क्या हुआ उस दिन। उस दिन जो कुछ घटना हुई उसमें पुलिस वाले को भी थोड़ी सी क्षति पहुंची, क्योंकि मैंने बताया कि एंटी सोशल एलिमेंट जो है, जो पुलिस के खिलाफ या और भी बाकी जो देश के खिलाफ काम करना चाहते हैं, ऐसे कुछ लोग थे कि जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और उन पे फिर अगली कार्रवाई भी हो चुकी है। वो रात वुड बी वेरी डिफिकल्ट राइट, सबके लिए, इवन पुलिस वालों के लिए, हमारे लिए भी डिफिकल्ट थी। बहुत सारी फैमिलीज़ को आहत पहुंची, पुलिस वालों की फैमिली को आहत पहुंची। तो आई कम बैक टू अ क्वेश्चन वेयर मैं डायरेक्टली आपसे पूछना चाहता हूँ कि पुलिस लाइफ कैसी है। मतलब मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट से लोगों को पता चले, कांस्टेबल से लेके तो सीपी साहब तक,
एक पुलिस की लाइफ में क्या होता है, तो आपके थोड़ा पर्सनल लाइफ या फिर डेली रूटीन के बारे में कुछ बताइए सर कि कैसा होता है और लोगों को ना पता है ये चीज़ें। लोग जब भी कोई त्योहार मनाते हैं, उस वक्त हम त्योहार नहीं मना सकते, ये हमारी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। जैसे अभी लोग गणपति किया, गणपति हुआ, गणपति के बीच में महालक्ष्मी आई थी। उस वक्त सब लोग अपने घर से दूसरे लोगों के घर में खाना खाने जाते हैं। गणपति के खाना 10 दिन चलता है, पर महालक्ष्मी जी का खाना एक ही दिन चलता है। तो ऐसे टाइम पे नागपुर की पूरी पब्लिक इसके घर से उसके घर जा रही थी। आपको पता होगा कि आपने अगर उस दिन देखा भी होगा, तो 2 बजे तक सब सीनियर ऑफिसर, रात के 2 बजे तक सब सीनियर ऑफिसर, उस दिन बहुत पानी भी चालू था, बरसात भी चालू थी, तो रात को 2 बजे तक सब पुलिस वाले, कोई छाता लेके, कोई रेनकोट लेके, पूरी ट्रैफिक डाइवर्ट कर रही थी, ताकि लोगों को फैसिलिट हो। दूसरी बात यह है कि गणपति विसर्जन के लिए हम हमारे घर में जब गणपति बिठाते हैं, तो हम हमारे घरवाली को या घर के बच्चों को बोल देते कि विसर्जन करवा लेना, मेरा कोई खरा नहीं। तो ये थोड़ा सा हमें भी बुरा लगता है। पर अब इतने दिन हो गए, बच्चों को भी पता है, मिसेस को भी पता है। मैं नौकरी पे लगा उसके बाद ही तो शादी हुई। मिसेस को पता ही है कि ये सब इनको झेलना ही है, करना ही है, ये तो इनकी ड्यूटी है। क्योंकि मैं अगर बाहर जाऊंगा तो कम से कम कुछ लोगों को तो मदद मिलेगी। गणपति विसर्जन में भी ऐसा है कि लोग देर रात तक गणपति चलते हैं, भावना से जुड़ा हुआ है कार्यक्रम। तो ऐसे टाइम में हम उन लोगों को हम कुछ ना करते हुए एक फैसिलिट करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि बरसात होती है, बहुत जगह गड्ढे पड़े हैं, वो कोई लोग आते हैं, तो वहां बेचारे पुलिस वाले ईमानदारी से ड्यूटी भी करते हैं। बहुत सारे लोग तो बीमार भी पड़ जाते हैं ऐसे सीजन में बिकॉज ऑफ ड्यूटीज। गणपति विसर्जन जैसी है, रात दोपहर को 1-2 बजे से चालू होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोराड़ी में गणपति विसर्जन का आखिरी टाइम 8-8 बजे तक, मतलब जो आदमी सुबह 6 बजे उठा है, वो नॉन स्टॉप दूसरे दिन 8 बजे तक, 24 घंटे नहीं, 26 घंटे तक उन लोगों ने ड्यूटी किया है। तो ये शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। आप गणपति विसर्जन कर रहे जा रहे हैं, 10 बजे का टाइम है साउंड बंद करने का। आपको लगता है कि पुलिस वाले बेवजह हमारी जो खुशी का मौसम है उसमें पुलिस वाले हमको तकलीफ दे रहे, पर वो तकलीफ नहीं है। हम भी तो इंसान हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं कि हर इंसान ये बगैर वर्दी पहना हुआ पुलिस वाला है, और हर पुलिस वाला वर्दी वर्दी पहना हुआ इंसान है। तो लोगों ने भी हमें थोड़ा सा सराहना चाहिए। नहीं सराहा तो चलेगा, बुरा नहीं बोलना चाहिए। आई नो, जनरली सबके घर में ऐसा कहा जाता है. मैं आपको फ्रँकली बताता हूँ, मैत्री म्हणे पॉलिटिशियनशी नको, पुलिसवाल्याशी पण नको. कारण म्हणे की दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं. तो आपका क्या कहना है इस बारे में, ये सच है क्या, मतलब ये ऐसा बोलते हैं? माझं तर असं मत आहे की माझं फ्रेंड सर्कल एवढं मोठं आहे वैयक्तिक, किंवा पोलीसवाल्याचं फ्रेंड सर्कल आता तो उलट झालाय. प्रत्येकाला असं वाटते की माझा एक तरी पोलीसमध्ये मित्र असावा. करेक्ट. गाडी पकडली की फोन करेल, पासपोर्टचं काम आहे फोन करेल, कुठं अडचण आली तर त्याला पहिला फोन नंबर जो मिळतो तो त्या मित्राचा मिळतो, की बाबा मला असं असं अडचण झाली आहे, तर तो पोलीसवाला त्याची मदत करतो. एक महत्वाचं म्हणजे नागपूर शहरात असं सांगायचं आहे की 112 हा नंबर आहे. आपण याच्यावर फोन केल्यानंतर आणि आपलं सगळं सांगितल्यानंतर हे ऑटो रेकॉर्डिंग सिस्टीम आहे तिथे. आमचे लोक 24/7 तिथे असतात अवेलेबल. तर आपण कुठलीही तक्रार दिल्यानंतर आपल्याजवळ मोजून एक 5 मिनिटं ते 8 मिनिटं इतक्या कालावधीत आपल्याजवळ पोलीस निश्चितपणे पोहोचतो, मोटरसायकलवर पोहोचतो. ते प्रकरण पाहतात काय आहे, त्याप्रमाणे मग मोठी गाडी बोलवणे किंवा पुढचं काय कार्यक्रम करणे, मग ते वायरलेसवर सांगतात. वायरलेसवर सांगत असल्यामुळे ते जवळजवळ सगळ्यांना माहीत पडते की काय झालंय. त्याच्यामुळे प्रत्येकाला आजच्या परिस्थितीत राजकारणाविषयी मी बोलणार नाही, कारण तो माझा प्रांत नाही. मी समाजकारण करतो, मी समाजासाठी काम करतोय. ठीक आहे, सरकार त्याच्यासाठी मला पगार देते, मी काही फुकट काम करत नाही. मी समाजकारण करतो, समाजासाठी करतो. ज्या समाजात आम्ही लहानाचं मोठं झालो, त्या समाजाप्रती पण आम्ही काही देणं लागतो, ही जाणीव आमच्या सगळ्या पोलीसवाल्यामध्ये आहे. बाकी डिपार्टमेंटचे लोक विदाऊट ट्रेनिंग किंवा ऑफिसमध्येच ट्रेनिंग घेऊन पुढे जातात. आमच्या इथे पोलीस कॉन्स्टेबलचं जवळपास ट्रेनिंग 9 महिने असते. आम्हा अधिकाऱ्याचं ट्रेनिंग 1 वर्ष असते. 1 वर्ष. आणि IPS ऑफिसरचं जे आहे ट्रेनिंग, हे 1.5 ते 2 वर्षापर्यंत असते. याच्यात आम्हाला तावून सुलाखून काढण्यात येते.
म्हणजे तुमच्या माहिती एक अदर दॅन पोलीस डिपार्टमेंट सांगतो की जे आम्ही ज्या महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी नाशिकला काम करतो, म्हणजे जिथे आम्ही ट्रेनिंग घेतलं, तिथचं ग्राउंड झाडण्याचं पण काम आम्ही करायचो. म्हणजे त्याच्या मागे त्यांचा हेच एक उद्देश आहे की यू सेटल ऑन झिरो. म्हणजे उद्या जर कुठे काही काम पडलं, बऱ्याच जागेवर अशी पण परिस्थिती येते की डेड बॉडी उचलायला कोणी नसते. आपण बघा कधीतरी रस्त्यावर पडलेली डेड बॉडी बहुतांश वेळेला पोलीसवालेच उचलतात. पोलीसवाल्याचा तो कोणी नातलग नसतो, परिचित नसतो, ओळखीचा नसतो, पण बाकी लोकांना या जायला त्रास होऊ नये, रस्ता जाम होऊ नये, त्याला काहीतरी गोल्डन आवर मध्ये वेळ मिळावा, त्याचा जीव वाचावा, प्राण वाचावा, यासाठी आमचे पोलीसवाले निश्चितपणे याच्यासाठी हे काम करतात. माझा एक पर्सनल किस्सा आहे सर, सांगतो तुम्हाला. म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली माझ्या जवळचे एक मित्र त्या दिवशी रात्री गणपतीच्या दौरान गेले ड्यू टू हार्ट अटॅक. आम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेलो आणि ड्यू टू सम रीज़न ही पास्ट अवे. तर उसको हम लोग जब अभी हम बोले कि डेड बॉडी दे दो, तो हॉस्पिटल ने बोला कि नहीं, अब यहाँ से लीगल चीज़ें चालू होती है. एमएलसी बोल के कुछ बोला, तो बोले नहीं, आपको ये पुलिस स्टेशन में बताना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा. वहाँ वो लिखेंगे, वहाँ से फिर एक कांस्टेबल आएगा, ही विल टेक द बॉडी. वो बॉडी लेके फिर मेडिकल जाना पड़ेगा, वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आपको बॉडी मिलेगी. तो उस पूरे प्रोसीजर में मैं बेलतौड़ी स्टेशन में था, हमारे शिंदे साहब के साथ था. उनके साथ में जब था और मैं जब देख रहा था कि वहाँ पे कोई क्राइम नहीं हुआ है ना कुछ हुआ है, फिर भी बेचारे पुलिस वालों को रात भर रात की ड्यूटी थी, उनको वो काम करना पड़ा. हमारे से पूरा वो लिख के लिया. अब ऑब्वियसली हमें वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो पूरा टाइप किया उन्होंने बैठ के बेचारों ने. तो मुझे वो देख के बहुत ऐसा फील हो रहा था कि पुलिस लाइफ कितनी कठिन है. मतलब यहाँ पे कोई क्राइम नहीं हो रहा है, बस जस्ट बिकॉज ये प्रोसेस है. वो प्रोसेस के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी और उसके बाद फिर उन्होंने उसी रात को सुबह 6 बजे, मतलब हम लोग गए 2 बजे रात को, सुबह 6 बजे उन्होंने कांस्टेबल भेजा, फिर वो डेड बॉडी ली, वहाँ से मेडिकल रखी. तो वो स्टोरी देख के तो मुझे सच में फील हुआ और उसी से मेरा ये था कि आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट पुलिस वाले एंड उनकी लाइफ. तो आपका क्या कहना है, मतलब ये होते रहते और कोई किस्से आपके पास ऐसे? ये तो मैंने लाइव देखा है. ये तो होता ही है, पर ये सब आप जो बताया आपने, ये सब बिफोर बताया. अच्छा. इसके बाद भी बहुत सारा कार्यक्रम होता है. ओके. इसके बाद वो डेड बॉडी जिस रिश्तेदार के, कोई रिश्तेदार उनका जो है उसे हैंड ओवर करना, डेड बॉडी बंदी है तो उसके लिए घाट सर्टिफिकेट को एक लेटर देना, ये सब होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए फॉलोअप करना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, उसके बाद उनके सबके स्टेटमेंट लेना. पंचनामा किया था नहीं, उन्होंने. पंचनामा नहीं, ये सब पोस्ट आपने पोस्ट बिफोर बताया, मैं आफ्टर बता रहा हूँ. ओके ओके. तो ये सब करके फिर बाद में उसका फाइनलाइज होता है. अगर उसमें कुछ डाउटफुल आया तो ऑफेंस रजिस्टर होता है, फिर जांच चालू होती है. तो ये भी पार्ट है और इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता. आज हम ये भी पोस्ट पे है, पर अगर हमें कहीं एक आधी जगह दिखता है तो बहुत बार हमने भी, जो कोई रास्ते पे एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, तो बहुत बार पुलिस वाले अपने गाड़ी में बिठल के लेके जाते हैं, या आजू बाजू जो भी ऑटो वाला है उसको 50-100 रुपए देते हैं कि बाबा चल मेरे साथ, क्योंकि टू व्हीलर पे लेके जा नहीं सकते. तो ऐसे टाइम पे हम फोर व्हीलर या ऑटो वगैरह इस्तेमाल करते हैं. और उसको गोल्डन आवर में, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि जितने फेटल डेथ में, एक्सीडेंट में फेटल डेथ होती है, उसमें बहुत सारे जो रिकॉर्ड पे नहीं आते, वो तो सिर्फ पुलिस वाले के गोल्डन आवर की वजह से बचते हैं. जो आपने बोला पुलिस लाइफ के बारे में, राइट, तो आप बोल रहे कि छुट्टियां तो नहीं मिलती है, फिर इस सारे फेस्टिवल आप लोग कब करते हो? मैं नहीं, क्यूरियस हूँ. हमें छुट्टियां वगैरह पूरी मिलती है. हाँ. सब लोगों को 8 या 12 सीएल है, पर उनको बाकी के दिन भी ऑफ मिलता है. फेस्टिवल का ऑफ रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है. हर पुलिस वाले को एक वीकली ऑफ रहता है. ओके. हाँ, और फेस्टिवल के वक्त तो काम ज्यादा करना पड़ता ही है. तो फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, मतलब फेस्टिवल आप वो एडजस्ट करते हैं. जैसे 9 बजे अगर मुझे एक आधी, आज घर में कोई त्योहार है, 9 बजे अगर मुझे ड्यूटी पे जाना है तो मैं 8 बजे के पहले पूरा खत्म कर लेता हूँ. अच्छा. या फिर दोपहर में कोई प्रोग्राम है तो मैं मेरे सीनियर ऑफिसर को, या मेरा जो ब्रदर ऑफिसर है या मेरा जूनियर ऑफिसर है, उसको बोलता हूँ यार भैया तू रुक, अभी मैं आधे घंटे में निपट के आता हूँ. थोड़ा तो एडजस्टमेंट करना ही सपोर्ट पड़ेगा. करना पड़ेगा, हाँ, बीइंग कलीग्स. जैसे हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लेडीज कांस्टेबल भी है, लेडीज ऑफिसर भी है. एज अ सिस्टर ऑफिसर, सिस्टर रिलेशन होने की वजह से उनको भी बहुत बार एडजस्ट करना पड़ता है. जैसे रात का टाइम हुआ, बहुत दूर रहते हैं, तो हम ही उनको बोलते हैं कि जाओ करके. कलीग्स आर इम्पोर्टेंट एज वेल. यस यस यस, And इट्स अ टीम वर्क. करेक्ट.
करेक्ट। एंड इससे ना फैमिली पे टोल आता होगा ना। व्हाट अबाउट फैमिली, आपके बारे में बताइए कि घर पे देखो सबकी वाइफ होती है, मेरी भी है, आपकी भी होगी, और ऑब्वियसली वो हमेशा उनका रहता ही है कि दे वांट अस टू बी विद देम। मुझे ही प्रॉब्लम है तो एक पुलिस वाले को कितना प्रॉब्लम होता होगा, कैसा है लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं हम लोग आईटी में। अब जैसे मुझे 32 साल नौकरी में हुए और 29-30 साल शादी को हुए। मेरे मिसेस को मालूम है कि ये देर से आना है मतलब आना है। गणपति है, ईद है, होली है, मारबत है, पोला है, अधिवेशन है, नवरात्र है। मिसेस को मालूम है कि आधी रात के बाद आने वाले हैं। आया टाइम तो सुबह तक आएंगे। जब भी मैं इन जनरल ऐसे करता हूँ कि मुझे अगर पता है कि अभी 1 बजे अपन वापस जाने वाले हैं रात को, तो मैं मिसेस को पहले ही बोल देता हूँ कि मैं 2-1 बजे तक आऊंगा। थोड़ा सा उसे भी अच्छा लगता है कि चलो 2 बजे बोला पर 1 बजे आए तो 1 घंटा पहले आए। तो ये सब मैनेज होता ही है, करना ही पड़ता है। लोग बोलते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए, पर जैसे अभी हमारा नाइट राउंड होता है, जिनका भी होता है, तो नाइट शिफ्ट वाले अलग, और उन पे वॉच रखने के लिए नाइट राउंड एक सिस्टम होती है, वो 11 बजे चालू होती है, सुबह 5 बजे तक रहती है। बस एक बार 11 से 5 जग के देखो, नागपुर के रास्ते पे घूम के देखो। रात को। हाँ, रात को। और 5 बजे घर आने के बाद सो के देखो। आप कब तक उठोगे मुझे पता नहीं, पर हमारी 10 बजे अगर मीटिंग रही तो हम 9 बजे उठ के तैयार होके खाना खा के टिफिन लेके 10 बजे की मीटिंग अटेंड करते हैं। डेडिकेशन है, ये वर्दी ने हमें ताकत दिया है, कोई लगाता नहीं। पर जैसे एक पिक्चर में भी बताया कि जो अशोक स्तंभ है, किसी के इस माथे पे नहीं, हमारे माथे पे भी है, हमारे बेल्ट पे भी है। तो ये हम फील प्राउड करते हैं कि नहीं, हम कुछ तो भी है। 50 लोग जा रहे, कोई कुछ नहीं होता, पर वहां एक सिपाही आया तो उसको पहचानते हैं। आपके आजू बाजू में कितने आईटी इंजीनियर है मुझे मालूम नहीं, पर आपके आजू बाजू में अगर कोई पुलिस वाला रहता है तो वो आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर तक का पूरा एरिया उसको जानता है कि यहाँ पुलिस वाला रहता है। इसने जो बोला ना, पुलिस वाले से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, पर सब आजकल लोग दोस्ती रखना ही चाहते हैं। कुछ अगर हुआ तो वो लोग पहले पुलिस वाले के भैया ऐसा ऐसा हुआ, क्या मदद कर सकते हैं। यानी ये समझ लो कि वो पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर या पुलिस अमलदार जो है, वो थोड़ा बहुत घर में से भी ऑफिस का काम करता ही है। क्योंकि लोग पूछते हैं, फोन आते हैं, ऐसा हुआ, रिश्तेदारों के फोन आते हैं, आप जैसे परिचित मित्रों के फोन आते हैं, आजू बाजू के लोगों के फोन आते हैं। तो हमें भी उसमें एक गर्व महसूस होता है कि चलो हम समाज के कोई तो काम आ रहे। मैं आपकी बातें सुन के मुझे ही ऐसा पंपिंग फील हो रहा है कि तो आपको कितना लगता है, आई मीन दैट वर्दी है ऑब्वियसली, उससे एक अलग प्राइड फॉर द नेशन, और नेशन के लिए कुछ कर जाने की, लोगों के लिए कुछ कर जाने की ऑब्वियसली ताकत देती होगी। कुछ बताइए वर्दी के बारे में, आप कैसे फिर हैंडल करते हैं उसके, क्या दो तीन वर्दी होती है सबके पास? जैसे आपके पास 8-10 कोट रहते हैं, आपके पास 8-10 पैंट रहते हैं, 20-25 शर्ट रहते हैं, वैसे हमारे पास 4-5 वर्दी तो होती ही है। ये सबके साथ, सारे पूरे हाँ, सारे डिपार्टमेंट में, सारे। कांस्टेबल से क्योंकि लेकर सीपी मैं से? तो भैया हफ्ते में 6 दिन वर्दी पहनता हूँ। ओके। 6 दिन पूरे। नॉन वर्दी वाले पुलिस वाले भी देखे जो हाँ हाँ वो हाँ। वो क्या रहता है, मतलब वो? हाँ, वो एज अ गोपनीय करके काम करते, कॉन्फिडेंशियल लेवल पे या क्राइम ब्रांच में काम करते, तो उसमें यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं है, ताकि वो लोगों में जाके माहिती निकाल सके। अगर 50 लोगों में वो एक आ गया तो आपको पता भी नहीं चलता। ही इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्राउड। वर्दी वाला जो पुलिस वाला है, वो चौक पे खड़ा रहेगा, ट्रैफिक क्लियर करेगा, या आपको बोलेगा ए चल भैया चल निकलो यहाँ से, क्या काम है। मतलब वो फैसिनेट करता है। काम दोनों करते हैं, दोनों की लेवल ऑफ वर्क अलग अलग होती है, पर काम दोनों पुलिस का ही करते हैं। बॉलीवुड से सर, बॉलीवुड जो दिखाता है ना पुलिस को, कि जैसे सिंघम हो गया, सूर्यवंश है, तो बहुत सारे हैं जिसमें पुलिस वाला एकदम और अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो वो बॉलीवुड फिल्म स्टाइल, बॉलीवुड के पुलिस और रियल लाइफ पुलिस, क्या डिफरेंस है सर? जमीन आसमान का फर्क है। वो तो अब उनको पिक्चर चलाना है, पैसे लगाते हैं तो पैसे निकालना भी है। हाँ। तो बहुत सारे आप देखो, जिन जिन पिक्चरों में पुलिस की अच्छी छवि बताया है, हम्म। वो सब पिक्चर हिट हुए हैं। जिन जिन पिक्चरों में पुलिस वाले की छवि गंदी बताया है, वो सब मैक्सिमम पिक्चर फेल हुए हैं। है कोई ऐसे पुलिस का एग्जाम्पल, कोई कोई एग्जाम्पल है मूवी का जिसमें हाँ, ऐसे सिंघम देखो, हाँ। बाद में सूर्यवंशी देखो, अच्छा दिखा है तो कोई फ्लॉप, मतलब जिसमें अच्छा नहीं दिखा है पुलिस वो वाले में? कोयला वगैरह था हाँ। पुराना। हाँ, करप्शन, करप्ट हाँ, पुलिस। तो वो फिल्म नहीं चलती जिसमें कुछ पता है। यानी पुलिस वाले का पिक्चर देख के मैंने अभी
फैमिली है मेरी, मेरे को भी पर्सनल लाइफ है, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। तो मैं भी पिक्चर देखने जाता हूँ, तो मैंने देखा हूँ कि ऐसे जो पिक्चर रहते हैं, तो जो वो बाहर निकलता है तो उसमें तो आधा घंटा तो वो फोर्स रहता है कि नहीं, कुछ तो भी है। तो बॉलीवुड से तो बहुत अलग है, जी जी, बिल्कुल। ग्राउंड रियलिटी। हम्म। कोई एक चीजें बताएंगे जो मिथ है बॉलीवुड में गलत दिखा रहा है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। वो मैक्सिमम मूवी में बताते हैं, पुलिस वाले बड़े देर से जाते हैं, दारू पीते हैं, करप्शन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि नए जो अभी सब ऑफिसर आ रहे हैं, ये सब ऑफिसर मैक्सिमम नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर इस कैटेगरी में आते हैं, कि जो घर का खाना पसंद करते हैं, सुबह शाम घर में ही खाते हैं, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अपने को बहुत ज्यादा देर तक ड्यूटी करनी है। जैसे अभी मैक्सिमम ड्यूटी 9 से 9 होती है, सुबह 9 से लेकर रात के 9 तक। पर ये बोल नहीं सकती कि वो 9 बजे ही वापस आएगा, उसको 12 1 भी बच जाता है। तो वो अपने आप को आजकल देखो, बहुत सारे पुलिस वाले जिम, साइकिलिंग, वॉकिंग, यानी मैक्सिमम लोग अपने आप को फिट भी रखने लगे। तो मतलब ये बॉलीवुड का जो है। प्रमोट भी करते हैं, मैंने सीपी साहब को देखा, हाँ, बहुत सारे सीपी, वॉक, हमारे सीपी साहब तो खुद ये है, साइकिलिस्ट है, स्विमर मैराथन है, मैराथन, मैराथन रनर है। वो बहुत प्रमोट करते हैं फिजिकल फिटनेस एंड मुझे छोटा सा इंटरेक्शन करने मिला उनसे, तो बहुत अच्छा लगा बात करके उनसे। कोविड के दौरान आई थिंक हमारे यहाँ रेड लाइट एरिया है गंगा जमुना, तो वहाँ का कुछ केस और किस्सा है, प्लीज़ बताएंगे वो क्या है। 2020 में जैसा कोरोना आना चालू हुआ, एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ सीनियर पीआई लकड़गंज। तो उसमें वो जो कमर्शियल सेक्स वर्कर का एरिया है गंगा जमुना, वो भी आता है। पूरे विदर्भ की कोरोना की पहली डेथ ये लकड़गंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई थी। हमें कुछ मालूम नहीं था क्या करना है क्या नहीं है। एनएमसी के ऑफिसर और मैं, हमने डिसाइड करके वो डेड बॉडी जो जहाँ बरी करना था वो बरी कर दिया। उस टाइम जब पहली हुआ तो करीब करीब 1.5 पौने 2 किलोमीटर का एरिया पैक किया गया। ये कमर्शियल सेक्स वर्कर जो है, यहाँ पे 1,000 1200 कमर्शियल सेक्स वर्कर रहती है। तो जिस वक्त ये लॉकडाउन चालू हुआ, तो मैंने उनके साथ एक मीटिंग लिया, सबके साथ, जितनी भी वर्कर्स थी, सेक्स वर्कर्स थी, उनके साथ एक मीटिंग लिया और उनको ये बताया कि कल से ये सब बंद करना पड़ा। उनका सवाल था, साहब हम बंद करेंगे तो खाएंगे क्या? उनको बोला मैं भूखा रहूंगा, आपको खिलाऊंगा। तो उसके लिए मैंने हमारे एरिया के, लकड़गंज एरिया के या नागपुर के जो लोग थे, उन्होंने हमें बहुत मदद करना चालू कर दिया। ओके। उस टाइम बहुत सारे लोगों ने मदद भी किया। जैसे कलमना मार्केट था, उन्होंने हमें फ्रूट सब्जी भाजी वाला ये देना चालू कर दिया। एक वो ओरा जी थे, जो एक राजकीय पक्ष से थे, पर उन्होंने कहा नहीं साहब आप काम कर रहे हो ना, तो उन्होंने चावल के बोरे, गेहूं के बोरे, दाल, ये सब देना चालू कर दिया। राधा कृष्ण हॉस्पिटल था, हरिहर मंदिर था, इनमें से भी हमको मतलब इतना हो गया हमारे पास मदद की वो रखने के लिए जगह नहीं था। करीब करीब 1.5 महीना हमने उन लोगों को पाला है। करीब करीब 1,000 1200 लोग, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर, ये सब पुलिस वाला। अच्छा, इन बिटवीन ये भी हुआ कि उस टाइम पेपर में कोई ज्यादा पब्लिक, यानी कोई न्यूज रहती ही नहीं थी ना, एक्सेप्ट कोरोना। कोई पेपर वाले ने उसमें छाप दिया, तो मेरे पास इतनी मदद आने लग गई कि मेरे लकड़गंज पुलिस थाना नया नया बना था, उसके लॉकअप बड़े बड़े हैं, मतलब 15 बाय 15 के वगैरह, और 15 फीट 10 11 फीट हाइट भी है उसकी। वो दोनों फुल भर गए। लोगों को मुझे बोलना पड़ा कि अभी मुझे मदद नहीं चाहिए। कोई तेल का पीपा दे रहा, कोई ये दे रहा, कोई वो दे रहा, इतना ज्यादा हुआ। इसका ये इनिशिएटिव मैंने मेरी जो मिसेस है विद्या, उससे लिया था। उसका ये कहना था कि तुम सबके लिए तो मदद कर रहे, पर ये जो सेक्स वर्कर है ये कहाँ जाएगी? तो मुझे थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह भी हुआ कि हाँ, इसके बारे में हमने कुछ करना चाहिए। वो जो कमर्शियल सेक्स वर्कर एरिया है गंगा जमुना, आजू बाजू के लोग उसको अपोज करते हैं, क्योंकि उनके घर की आजू बाजू की बदनामी होती है करके। तो जब वो वहां पे फवारनी वगैरह जो करना था, स्प्रेइंग वगैरह करना था, इंसेक्टिसाइड बोलो या जो भी, हाँ। वहां के लोग मदद नहीं करते थे। नहीं। फिर हमने हमारे पुलिस हॉस्पिटल जो है डॉक्टर संदीप शिंदे साहब, उनसे बात करवा के वहां पहली स्प्रेइंग नागपुर शहर पुलिस की तरफ से किया गया। ओके। अमेजिंग। वो इतना बड़े पैमाने में हो गया कि बीबीसी से लेके तो जितने इंटरनेशनल चैनल है, वो सब चैनल पे चले गए। कोरोना में और एक दूसरा काम मैं बताता हूँ कि ज्योति आमगे नाम की एक छोटी बच्ची थी,
वो आपको पता होगा 30 साल की है और 24 इंची उसकी हाइट है, 24 से 28 इंची। तो उसको हमने रिक्वेस्ट किया था कि ताई तुम आओ और लोगों से अपील करो। तो उसने टेलीफोन एक्सचेंज चौक पे हमारे साथ अपील किया था। वो एज अ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर होने की वजह से वो हमारे फोटोग्राफ्स सब गिनीज बुक में भी गए। इसलिए गए कि वो गिनीज बुक होल्डर वाले ने जो कोरोना के लिए काम किया था, तो उसके साथ हम भी गए उसकी वजह से। तो एक मेरा कोरोना का एक अच्छा अनुभव था। और इसके पहले भी मैं बता दूं, जब हम कॉलेज में थे, पढ़ते थे, तो ये गंगा जमुना क्या है, ये क्यूरियोसिटी रहती थी हर बार कि क्या है ये गंगा जमुना, अंदर से कैसा रहता होगा, बाहर से कैसा दिख रहा, रास्ता कहाँ से है। ये जो क्यूरियोसिटी थी वो मैंने कोरोना में पूरा देख लिया। और मुझे पता चला कि नहीं, ये लाइफ बहुत गंदा है। पेट के लिए करते हैं, क्योंकि कोई 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 लोग सिर्फ पेट के लिए करते हैं कि वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, उनके माँ बाप ला के डालते हैं। फिर भी वहां से जो कोई रेस्क्यू करना है, जिनको निकालना है, उनको क्या मदद करना है, मैं नहीं, मेरे बाद वाले, मेरे पहले वाले भी जो पुलिस ऑफिसर है वो मदद करते हैं। पर ये मुझे कहीं ना कहीं एक मेरी जिंदगी में एक प्रश्न चिन्ह लग के गया है कि इन लोगों के लिए भी समाज ने और मैंने कुछ ना कुछ करने की गरज है। सर, आपको मैंने सुना अराउंड 356 अवार्ड्स, इनाम या मेडल्स ऐसे कुछ मिले हैं। जनरली अभी इतने साल की नौकरी हुई है, तो हर साल जो कुछ काम करते हैं, अच्छे डिटेक्शन करते हैं, थोड़े से क्रेडिटेबल काम करते हैं, तो उसमें सीनियर ऑफिसर अप्रिशिएट करते हैं। उसी को हमारे इसमें रिवार्ड बोलते हैं। इसमें कभी कभी मुझे 50,000 रुपए तक के सीपी सर ने रिवार्ड दिए, 50,000, 30,000, 20,000, डिपेंडिंग ऑन वर्क। मॉनिटरी अवार्ड्स यस रहते हैं। यस। तो और उसमें दैट इज फ्रॉम द सिस्टम अवार्ड्स रहते हैं क्या, मतलब? सिस्टम सिस्टम नागपुर सिटी में ही कि कैसे काम किया। बहुत सारे मर्डर डिटेक्ट करने के बाद मुझे और मेरे पूरे टीम को 1-1 लाख रुपए की रिवार्ड मिले हैं। ओके। वो कैश कैश प्राइज रहता है। बहुत बार अप्रिशिएट भी कर किया जाता है। इसके पहले जो सॉरी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय साहब थे, वो तो विद फैमिली जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो उनका विद फैमिली भी एक सत्कार करते थे 15 अगस्त, 26 जनवरी को। ऐसे भी सत्कार हुए, ये सब रिवार्डों में। पर ये रिवार्ड इसी वजह से मिलते हैं कि इट्स अ वर्क ऑफ टीम वर्क। अप्रिशिएशन ऑफ वर्क, परफॉर्मेंस बेस्ड, कि अच्छा हाँ, कर रहे हैं तो उसमें अगर अगर एक आधी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसकी वजह से अगर पुलिस को फायदा हुआ या टीम को फायदा हुआ, तो उसमें भी एज अ रिवार्ड अप्रिशिएट किया जाता है। कोई स्पेशल अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स, राष्ट्रपति पदक आपको मिला और कोई? वैसे अगर देखा जाए तो 2003 में मैं जब था, तो खापा पुलिस स्टेशन में एज अ थानेदार करके जब मैं था, तो एक ट्रिपल मर्डर था, माँ और दो बेटी की काट के जंगल में छोड़ दिया था। खापा नागपुर में? खापा नागपुर में। तो उसमें माँ और एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। मैं जब गया वहां पुलिस स्टेशन में, तब वो उसको 6 महीने हो चुके थे। उस केस को मैंने ये सोचा कि नहीं, हम इसमें कुछ एफर्ट्स करेंगे। तो मैंने फिर से नए सिरे से चालू कर दिया। कोई कोई चीजें कुछ दिनों के बाद बाहर आती है, तो फिर लोगों में मिलना, सब आजू बाजू एक इसका जो पॉइंट था, उससे मैंने 25 किलोमीटर का एरिया, ये मेरा टारगेट एरिया रखा। और हर गांव में, हर पान टपरी पे, हर बस स्टॉप पे 25 किलोमीटर की एरिया पे पोस्टर चिपकाना, ये चिपकाना। तो उसकी वजह से एक आदमी आया कि साहब मेरी एक बेटी गायब है, पर उसको दो बच्ची है, यहाँ पे आपने एक ही लिखा है। तो फिर हमने वो माहिती लिया, कैसी थी, क्या साड़ी पहनी थी, आखिरी कौन सी साड़ी थी। फिर हम सीए जो केमिकल एनालिसिस ऑफिस रहते हैं, उसमें उनके रिश्तेदार को लेके आए। तो वो जो लास्ट सीन थेरी में उसकी जो साड़ी जब्त की गई थी, तो उसने उसके बहन ने बोला कि हाँ ये साड़ी मैंने ही दिया था। तब वो आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद आरोपी अटक हुए, उनको कन्विक्शन हुआ। एक उसके लिए मुझे महाराष्ट्र का 2003 में, व्हेन आई वाज पीएसआई, उस वक्त एक नवाजा गया था बम्बई में। फिर सेकंड थिंग, दूसरी बार एक गने ये शुक्रवारी तालाब में एक जनी की डेड बॉडी डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, दो गनी बैग्स में शुक्रवारी तालाब में डाल दिया था। पूरा नागपुर शहर उसके लिए काम में लग गया था। मैंने उस केस में, मैंने और मेरे टीम ने करीब करीब एक 525 या 550 सीसीटीवी फुटेज 4 दिन के चेक किया था। तो सीसीटीवी फुटेज चेक करना आसान काम नहीं है, क्योंकि 12 घंटे सीसीटीवी चेक करने के लिए 12 ही घंटे लगते हैं। 13 घंटे लगते हैं, पर 11 घंटे में नहीं होता। 13 घंटे इसलिए कि कभी अगर कोई डाउटफुल लगा तो फिर बैक, फिर आगे, फिर बैक। तो करीब करीब 550, 550 मैंने और मेरी टीम ने पूरे सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। बाद में वो उसमें मोबाइल,
जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थे, वो टूल्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, अपने जो खबरी रहते, हमारे पुराने जमाने के खबरी रहते थे, वो सब लगवा के वो ऑफेंस एक कुछ दिनों के बाद, यानी मतलब एक आधे महीने के बाद वो गुना डिटेक्ट हुआ। उसमें सीपी डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय साहब ने मुझे 1 लाख रुपए, मैं और मेरी टीम को 1 लाख रुपए रिवार्ड दिया, और साल का नागपुर शहर का बेस्ट डिटेक्शन अवार्ड भी उसी में मिला। फिर वो आगे महाराष्ट्र लेवल पे गया, तो महाराष्ट्र लेवल में हर महीने का एक बेस्ट डिटेक्शन होता है। तो सितंबर 2019 का बेस्ट डिटेक्शन का अवार्ड महाराष्ट्र लेवल पे मुझे मिला था। इतना बढ़िया डिटेक्शन था वो कि महाराष्ट्र से वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब देश के कंट्री लेवल पे जाते हैं, वो वहां पे भी अप्रिशिएट हुआ। और आप ये जो देख रहे हैं मुझे मेडल, ये मेडल नहीं है, मेडल पट्टी है। ये जो मेडल देख रहे हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्री पदक है, सेंट्रल होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी मुझे मिला, ये 2020 में मिला। फिर मुझे अभी लेटेस्टली प्रेसिडेंट मेडल से भी नवाजा गया है। ये मेडल ऐसी होता है कि आपके सर्विस में कोई पनिशमेंट नहीं होना, और आपके जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो सब अच्छे होना। मेरे 32 साल के सर्विस में मुझे कोई एडवर्स नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, इसलिए मुझे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम की ओर से इस मेडल से नवाजा गया है। तो पनिशमेंट भी होता है क्या, मतलब इफ यू डोंट वर्क हाँ, प्रॉपरली? यस, पनिशमेंट क्या तो क्या 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 पनिशमेंट होते हैं सर? उसमें वो कुछ कुछ दिनों के लिए सस्पेंशन होना, या फिर रिकॉर्ड पे कुछ तो भी ताकि कॉशन, जैसे आपको, आप आईटी सेक्टर वाले हो तो आपको नोट मिल जाती है परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस। बैड परफॉर्मेंस के लिए, या फिर कुछ कटिंग, पैसे की कटिंग हो जाती है। तो ऐसे सब हमारे भी डिपार्टमेंट में है वैसा। पर ये इसके लिए अपने को भी थोड़ा सा एक व्यवस्थित अगर अच्छा काम किया, गलतियां हुई ना 32 साल में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम द मास्टरपीस, नो नो नेवर। कुछ गलतियां भी हुई, पर मेरे जो भी सीनियर ऑफिसर थे, पुराने पिछले 10 काम देखते हुए एक काम मुझे बहुत बार माफ किया गया है। ये मेडल मिलने में मुझे, मैं मेरे ऑल सीनियर ऑफिसर along with my staff and my family members, I am very thankful to them. या आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट यू सर। सच बताओ तो आपके जर्नी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप वर्धा से आते हैं, तो आपके इनिशियल लाइफ और ये पुलिस में कैसे आ गए आप, और कैसे स्टार्ट हुआ जर्नी, उस बारे में? मेरे पिताजी और अंकल दोनों पुलिस ऑफिसर थे। 88 में मैं 12वीं पास होने के बाद अ, वर्धा से मैं एग्रीकल्चर नागपुर में आया। 88 टू 92 एग्रीकल्चर कॉलेज नागपुर में ही था। एग्रीकल्चर कॉलेज में हॉस्टल में बड़े झगड़े होते थे। तो एक बार बरडी पुलिस स्टेशन वाले, तो बरडी और धंतुली अलग अलग नहीं था, बरडी पुलिस स्टेशन एक ही था। तो जब हमको भी थाने में, चलो 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 तुमको छोड़ देते, बा कॉलेज तुमको हॉस्टल छोड़ देते, हम फटाफट गाड़ी में बैठ गए। ऐसे 50-52 लोग हम गाड़ी में बैठ गए, पुलिस की 2-4 जो गाड़ी थी, अच्छा, पुलिस वालों की गाड़ी में? पुलिस वाले की गाड़ी। एट दैट टाइम वी आर स्टूडेंट ना, तो हमें ये लगा कि चलो यार हॉस्टल छोड़ दे रहे जाएंगे, क्योंकि हॉस्टल हमारा तब रामदासपेट दीक्षा भूमि चौक पे था। तो हमें ये लगा कि चलो जाने मिलेगा। उन्होंने गाड़ी पूरी बरडी थाने में लगाए, सीता बरडी थाने में, और जितने भी थे सबको प्रसाद दे दिया पुलिस का। उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी में अगर बनना है तो ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या एग्रीकल्चर प्रोफेसर में कुछ पढ़ा नहीं है, बनना है तो पुलिस ही बनना है। जिसको पूरा पावर है, जिसके पास पूरी ताकत है, वो पुलिस ही है। यानी ये जो 50, मेरे साथ 50-52 जो दोस्त थे, सब नीचे मुंडी डाल के खड़े थे, सब एक एक का, जैसे हम आरोपी छोड़ दिया उन्होंने वो स्टूडेंट होने की क्यों वजह से। क्यों पकड़ा था लेकिन? ये दंगा मस्ती, मारा पीटी। वो पहले ऐसी था कि महाराज बाग का जो गेट है वो छोटा था, अगर कोई हॉस्टल में फैसिलिटी नहीं, हॉस्टल में पानी नहीं, तो सब बच्चे वहां पे आके खड़े हो जाते थे, मतलब, और रास्ता जाम होता था। तो उसकी वजह से लाते थे पुलिस वाले। अब हर वक्त लेके जाते थे, तो हमको लगा इस वक्त भी लेके जाएंगे। पर वो जो हुआ इंसिडेंस, वो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे पुलिस खाते में आने के लिए प्रेरित किया है। और बाय डिफॉल्ट 2021 में वही सीताबर्डी पुलिस स्टेशन का मैं सीनियर पीआई करके वहां काम किया। मुझे बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स थे उस वक्त, ये 50-52 में करीब करीब 40 लोग आके मिल के गए कि नहीं यार, हमें देखना है कि जो थाने में अपन ने प्रसाद खाया, वो थाने में तू दिखता कैसी है। या वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इसलिए मैंने पुलिस जाने का ये किया। मैंने एट दैट टाइम मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया था, और पहले ही चांस में मैं पीएसआई की एग्जाम पास हुआ।
सब यानी सब 92 अगस्त में पास आउट हुआ कॉलेज से। और ड्यूरिंग वो 1 साल का हमारा पूरा पीरियड रहता ही है एग्जाम का, पीएसआई के, मतलब पहले प्रीलिम, मेंस, इंटर, फिजिकल एंड मेंस, ये पूरा 8-10 महीने का कार्यक्रम है। वो पूरा करके मैं सितंबर 93 में पुलिस फोर्स में ज्वाइन हुआ। फिर पहले भंडारा, जैसे भंडारा, गोंदिया, ऐसे जगह नक्सल में भी काम किया। फिर तो बाद में पुलिस फोर्स ज्वाइन करना डिफिकल्ट टास्क है क्या? नहीं, मेहनत करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा उस बारे में बताएंगे ना, कि बहुत सारे बडिंग पुलिस वाले बनने वाले वैसे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा कुछ बताइए। कुछ भी करना है तो डेडिकेशन तो लगता ही है, पैशन भी चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए। आणि मराठी में अगर कहा जाए तो कष्टाळू पाहिजे. कष्टाळूचे 3 प्रकार आहे. एक कष्टाळू, एक कष्टटाळू आणि तीसरा कसटाळू. तो इसमें जो पहला कैटेगरी वाला है वही काम कर पाएगा, पढ़ाई करना पड़ेगा उसके लिए। अपने विदर्भ में बोलो या नागपुर में बोलो, हमें बाकी वो कोई काम नहीं, ग्रेजुएट हुआ कि बाप बोलता है काम धंधे पे लगो। तो हम देखते हैं कि क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किसको टोपी लगा सकते हैं, किसको चूना लगा सकते हैं, इसमें हम ज्यादा देख। ये अगर अपने से थोड़ा अगर दूर जाओ तो वो बच्चे 12वीं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन वो चालू कर देते हैं कि वह पढ़ना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए। अब जैसे मुझे एक सीनियर ऑफिसर था मेरे कॉलेज में, एक दो जो बच्चे थे एग्रीकल्चर कॉलेज में, वो पीएसआई होके बन के वापस आए। एट दैट टाइम मैं थर्ड ईयर में वगैरह था एग्रीकल्चर के। तो मुझे ये लगा कि अरे ये तो बहुत ही, इसके चेहरे से मक्खी नहीं उड़ती थी, आज ये पीएसआई बन के आके मार्गदर्शन कर रहा है, क्यों ना हम भी करें। तो वो थोड़ा सा मोटिवेट भी हुआ, मेहनत किया। चलो, भगवान ने भी साथ दिया, नसीब ने भी साथ दिया। तो पहली झटके में पीएसआई पास हुए। उसके बाद में हमको जरा दूसरे भी एग्जाम के लिए तैयारी करने की इच्छा थी, पर मिन टाइम ये हो गया कि हम नक्सल में चले गए। तो नक्सल में उतना हमको स्कोप नहीं था पेपर पढ़ने के लिए। ये मैं 94 की बात बता रहा हूँ, अभी की नहीं। अभी तो तुमको उधर अमेरिका में क्या हुआ, 2 मिनट में आपके पास आता है, पर उस टाइम पेपर ही 3 दिन बाद आता था। तो वो फील्ड में रहना, नक्सल से ये करना, तो तब से जो नक्सल का कार्यक्रम चालू हुआ, आज बहुत सारा नक्सल कंट्रोल में है। और देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने बोला है कि अगले 26 तक, मई 26 तक ये पूरा नक्सल खत्म होगा। सही में होगा, क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट का और पुलिस वाले ने बहुत जम के मदद की है, जम के मेहनत की है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या आने वाले कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, इन्होंने अपनी जी जान न्यौछावर कर दिया है। बहुत सारे पुलिस वाले हमारे शहीद भी हुए हैं, जिन हमारा नक्सलवादी से कोई लेन देन नहीं, जाति कोई दुश्मनी नहीं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। पर जिस वर्दी का हम नमक खाते हैं, जिस वर्दी के भरोसे हमारा घर चलता है, मैं फिर बोलता हूं कि इस वर्दी की, ये वर्दी की हमें शान है। मैंने एक पिक्चर राउडी राठौड़ में वो अक्षय कुमार ना, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बोलता भी है कि मैं वर्दी में और मुझ पे ताव देते हुए और चेहरे पे स्माइल लेके हुए मरूं। सबकी इच्छा होती है, इच्छा नहीं है किसी की, पर ऐसे लगता है कि हम पुलिस में ही पैदा हुए हैं और पुलिस के लिए ही काम करेंगे और लोगों के समाज, लोगों के और समाज के लिए काम करेंगे। पर्सनली स्पीकिंग, आपके फैमिली के बारे में बताइए। मैंने सुना आपके दोनों बेटे आईटी में हैं, ऑब्वियसली आई एम इन आईटी, तो मुझे उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रहा कि कैसे, क्या मतलब कहाँ करते। मेरी मिसेस विद्या है, उसने भी एमएससी एग्रीकल्चर किया है, ही इज एंटोमोलॉजिस्ट। उसने कुछ दिन जॉब भी किया है, बाद में उसने एलएलएम भी किया है, लॉ कॉलेज में लेक्चरर भी थी। बच्चे के करियर के लिए और मेरा ये सब काम, दोपहर में जाना, रात को आना, यानी जब लोग सोने, अरे भैया अड़चन तो ये आती है कि जब लोग मॉर्निंग वॉक को जाते हैं तब हम घर में सोने आते हैं। उसने अपना पूरा स्टाफ, अब उसने पूरा अपना काम जो है मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए किया है। बच्चों का पूरा, यानी मैंने सिर्फ बच्चे बड़े होते हुए देखा है। हाँ, ये जनरल नॉलेज का सवाल है कि अगर पुलिस वाले को पूछो कि तुम्हारा बेटा कौन से स्कूल में है, कौन से क्लास में है, एग्जाम कौन सी है, उसका टीचर कौन है, मैडम कौन है, टीचर सर कौन है, तो मुझे लगता है कि 90% पुलिस वाले इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। भले ही उसको पूछो कि बेलतोरडी में क्रिमिनल कितने हैं, ये क्रिमिनल का घर कहाँ है, वो क्रिमिनल का घर कहाँ है, वो पुलिस वाले को मालूम रहेगा, क्योंकि ये काम है। तो इसके लिए हम काम करते हैं। पर ये घर के बारे में थोड़ा सा जो है, तो फैमिली जो है मेन रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरे फैमिली ने वो सब अपना डिवोशन टुवर्ड्स माय चाइल्ड, मेरा बेटा जो है वो आईआईटी खड़गपुर में एमटेक किया उसने,
2014 टू 19 कंप्यूटर साइंस में 232 ऑल इंडिया रैंकिंग थी उसकी। करीब करीब वो 6-7 साल 5-6 साल से टोक्यो में एक अच्छे पोस्ट पे अच्छे सैलरी पे काम करता है। मेरी बेटी भी ट्रिपल आईटी पुणे से एमटेक हुई कंप्यूटर साइंस में, और वो भी बॉम्बे में जॉब जॉब करती है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड ऑन माई ड्यूटी, माई पैशन, माई यूनिफॉर्म, कि ये रहते हुए इवन दो आई लव नागपुर टू, क्योंकि मैंने ये सब जो कुछ भी बच्चे का जो कुछ भी हासिल किया वो सब मैंने नागपुर में रह के ही किया। नागपुर में आप जैसे दोस्त मिले, नागपुर में मेरा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल हो गया। अरे शांतिनगर के एक गली से लेके तो हिंगना के गली तक कोई ना कोई तो आदमी मेरे संपर्क में है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट ने सब दिया मुझे। वक्त है मुझे भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए देने का। मैक्सिमम मेरा सब जो है, मेरी फैमिली विद्या जो है वो सब देखती है, आना जाना, रिश्तेदार। बहुत बार तो हम रिश्तेदारों के यहाँ शादी को भी नहीं जा सकते, वो रिश्तेदार नाराज होता है। पर ये सब इस पे ये करते हुए काम तो करना ही है, क्योंकि घर में त्योहार भी उसी वक्त होता है जिस वक्त पूरे ऑल ओवर इंडिया त्योहार होता है। अभी जरा गणपति से थोड़ा सा मुकले हुए तो हड़पकिया गणपति आ गया। आपको बता दूं कि 21 तारीख से ये है नवरात्रि। नवरात्रि। हमारी तैयारी चालू होगी, कहाँ कहाँ बैठने वाली है, गरबा कहाँ होने वाला है। ये जो दसरे का दिन होता है, ये नागपुर में बहुत बड़ा बंदोबस्त का दिन माना जाता है। उसमें उस दिन आरएसएस का संचालन भी होता है। बाद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर साहब की जो दीक्षा भूमि है, वहाँ धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के लिए भी पूरे देशों से विदेशों से लोग आते हैं। उनका मैनेजमेंट, उस दिन दुर्गा विसर्जन भी होता है, उस दिन रावण दहन भी होता है, उस दिन दुर्गा देवी विसर्जन भी होता है। ये सब में हमारे घर में पूजा भी होती है। ये सब करने के बाद भी हमारे घर में हमको पूजा भी करना है, क्योंकि घरवाली बोलती है अरे पहले अपने घर की पूजा की पूरा गांव देखोगे। तो ऐसे टाइम में उसमें एडजस्ट करके अपना बंदोबस्त देख के घर की भी पूजा करते और बाकी लोगों के समाज के भी लिए खड़े रहते हैं। सबसे बड़ा हेक्टिक दिन नागपुर शहर पुलिस का दशहरे के दिन होता है। इस वक्त 2 अक्टूबर को है। उसके लिए अभी मीटिंग ये है वो है, कहाँ से फैसिलिटी होगी, कैसा करेंगे, लोग आराम से कैसे जा पाएंगे। अभी जो नागपुर में काम चालू है, जैसे अभी एक उर्स निकला था बड़ा, 15, 16, 17, 20 किलोमीटर का। उसके लिए रास्ते में कोई पत्थर नहीं होना, वो रोड टेम्पररी व्यवस्थित करना, ये सब पुलिस वाले पीछे लग के कर लेते हैं। जैसे अभी गणपति विसर्जन था, तो कोई गाड़ी बंद ना पड़े उसके लिए हर चौक, यानी ये समझ लो ये बिहाइंड द कर्टन्स है कि जो आप लोगों को पता नहीं रहता। पर ऐसे टाइम पे हमने तो कई कई चौक में ट्रैफिक पुलिस ने कई कई चौक पे क्रेज भी खड़ी कर दिया था, ताकि अगर कोई गणपति की गाड़ी बंद पड़ती है तो उसको चालू तो करवाए या उठा के साइड में तो करे, ताकि बाकी ट्रैफिक जाम ना हो। करीब करीब 2000 वगैरह इसके गणपति हो गए, सार्वजनिक गणपति, और घरगुती बहुत सारे गणपति। वो लोगों को कुछ ना होना चाहिए। इसलिए हम 5 तारीख से 9 तारीख तक फ्रॉम पीसी टू सीपी, नागपुर शहर में एक कॉन्सेप्ट है, फ्रॉम पीसी टू सीपी ऑन द रोड, ड्यूटी 24 आवर्स। तो इस बहाने से सब व्यवस्थित होता है। हम भी थोड़े से भगवान को मानते हैं, तो भगवान को 2 मिनट हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि बाबा ये 2 मिनट तेरे लिए, अब 23 घंटे 58 मिनट, अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू हमें सेव करेगा। अब देखो, अभी इतना इतना सीरियस वर्क है आपका, बिहाइंड द कर्टन्स इतनी मेहनत है, तो एंटरटेनमेंट फन के लिए क्या करती है पुलिस हमारे वर्क में? मतलब आईटी में आपको पता है, आपका बेटा भी आईटी में ही है, तो कुछ कुछ एचआर लोग एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ होता है हाँ, क्या? पुलिस डिपार्टमेंट में भी होता है कभी कभी। जैसे इस वक्त हमारे सीपी साहब, उनकी मिसेस जो कि सीनियर लेवल की आईएएस मैडम है, विनीता सिंघल मैडम, डॉक्टर रविंद्र सिंघल साहब जो कि हमारे सीपी है, ये हम सबके साथ होली खेले। अच्छा। तो होली में हमने जो 3-4 दिन मेहनत की, आप बोलते हो कि रंगपंचमी मतलब होली, ना ना, हमारी होली 7 दिन से चालू होती है कि होली पीसफुली होना चाहिए, होना चाहिए। इसलिए क्या क्या काम करना है, तो जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज है उनको डिटेन करना, उनको जेल भेजना, उनको गांव के बाहर भेजना, ये सब काम हम पहले से ही चालू कर देते। तो इतने बड़े लेवल का ऑफिसर और सर की रिस्पेक्टेड मैडम, इन्होंने हमारे साथ होली किया, तो जो 7, 8, 10 दिन तक हमने जो मेहनत किया था या जो तकलीफ हुई थी, वो एक 2-4 घंटे में पूरी खत्म होगी। हम रिफ्रेश हो गए, रिचार्ज हो गए। गणपति के वक्त सब जितने इतने लोग काम कर रहे थे, तो सीपी सर ने ऑफिस में भी जो गणपति का था उसका खाना रखा,
सब लोगों को, वो हमें भी बोलते थे यार तुम भी सब गणपति में जाते जाओ, सर वैयक्तिक सब जगह गणपति में जाते थे, जो जो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, तो उनका देख के हमें भी असर पड़ा है, और हम भी वैसे जाके, फन तो है ही, पर फन लोगों की इसमें भी हमें ढूंढना आना चाहिए, तो हम वो फन उसमें ढूंढते हैं। फिर बाकी घर पे आने के बाद, कोई बोलते हैं लोग 24 घंटा, पर 24 घंटा कोई कोई दिन में, कोई कोई दिनों के लिए ही लागू है, बाकी दिन रहता है, संडे के दिन छुट्टी रहती है, साल में भी छुट्टियां मिलता है, और लीव मिलती है, यानी छुट्टी नहीं है ये हिसाब नहीं है, पर एक के बाद एक, जैसे गणपति हुआ, अभी नवरात्र आ गया, फिर वो दसरा आ गया, तो दसरा, फिर उसके बाद में अधिवेशन की तैयारी चालू होती है, तो वो जो पीरियड है, वो अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सर मैं जितना आपसे सुन रहा हूँ ना, आई आई बिलीव और आई फील कि आप लोगों का स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए उस बारे में थोड़ी टिप्स देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। बहुत सारे लोगों को बीपी भी है, शुगर भी है, बिकॉज अब ये लोगों का स्ट्रेस हम लेते हैं। मैं लोगों को ये बोलूंगा, जो भी प्राइवेट वाले हो, दूसरा कोई भी काम, रास्ते पे बांधकाम करने वाला जो मजदूर आदमी है, उसके लिए भी मेरा एक सलाह रहेगा, ऑफिस घर में नहीं लाना, और घर ऑफिस में नहीं ले जाना। मतलब एक बार हम घर में आ गए, ऑफिस भूल जाना, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या, वो सब घर से, घर में आने से पहले सब करके आ जाओ, भले ही आधा घंटा देरी से आओ। और ऑफिस में गए तो घर के बारे में, आप उसमें मिसेस का फोन आया, बच्चों का फोन आया, तो वो लो, और वो नहीं बाबा मैं नहीं आ सकता, ये ऐसा ऐसा काम है, और तुझे तो पता है। अब जैसे मेरे साथ मेरे मिसेस ने 30 साल गणपति देखा, देखा मतलब बंदोबस्त देखा, बाकी बंदोबस्त देखे, होली के बंदोबस्त, उसे पता है ये नहीं रहने वाला है। वो अपनी सहेलियां देखती है, बच्चे भी वैसी करते हैं, उन्हें मालूम है कि आज अपना बाप अपने साथ रहने वाला है ही नहीं, हम क्यों उसके चक्कर में पड़े। तो अपना आनंद वो ढूंढते, उधर से आने के बाद बच्चों के साथ दूसरे दिन, तीसरे दिन, डिपेंड्स। और बहुत सारे जगह पुलिस वाले पंचमी के दिन भी होली मना लेते हैं। ये नई जनरेशन अभी बोलती है ना, अरे यार मेरे को बहुत स्ट्रेस है, पता नहीं क्या किस चीज़ का स्ट्रेस है। कोई कोई एक टिप बताइए कि मतलब, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ सुन रहा हूँ, आपके सहयोगी भी यहाँ बैठे हैं, वो भी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, उनको भी ये बातें बहुत फील हो रही है, मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं। तो उनको भी स्ट्रेस, आपको भी स्ट्रेस, स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो आप लोग? क्या है ऐसा कि जो क्या क्या करते हो ऐसा कि आपको स्ट्रेस ही नहीं आता, या डरते नहीं हो, टेंशन नहीं आता, ऐसा क्या है? पुलिस वाले को डरना तो किसी ने सिखाया ही नहीं, क्योंकि रात में हमारा एक पुलिस वाला, जहाँ जाने के लिए डर लगता है, वहां हमारा पुलिस वाला अकेला घूमता है मोटरसाइकिल पे। इवन दो लेडीज कांस्टेबल भी एक जगह से दूसरे जगह जाता है। स्ट्रेस के लिए ये है कि टाइम का काम टाइम पे खत्म करो, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा फिलोसोफर या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि मैंने लोगों को गाइड करना, पर पे अगर टाइम का काम खत्म कर दिया, एक अपने लिए आज व्हाट टू डू वाला अगर कार्यक्रम है, मैंने अपने घर में एक बोर्ड लिख के रखा है, एक बोर्ड है मेरे रूम में, उसपे मैं पूरा लिख के रखता हूँ मेरा नाइट राउंड कब है। ये भी आप अगर मेरे मिसेस को पूछोगे तो वो बताएगा कि इनका नाइट राउंड अगला 21 को है। इसलिए पता है कि मैं लिख के रखता हूँ ताकि मुझे भी मेमोरी में आ जाए, और मिसेस को भी पता रहना चाहिए कि 21 को इनका नाइट राउंड है। या परसों अगर कोई मीटिंग है तो मैं उस पर लिख के रख देता हूँ, ताकि मुझे पता चलता है। मोबाइल पे इतने मैसेज आते हैं कि पता ही नहीं चलता अपनी मीटिंग कब है। तो एक, वो कितना भी आप जिबली पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, या और किसी पे जाओ, वो जो पेन एंड पेपर है वो खत्म नहीं होने वाला। उससे मुझे फिर लेट्स कम हाँ, कम बैक टू एआई, लाइक एआई का उपयोग कर रही है क्या पुलिस? हाँ, हाउ मच, कितना, कहाँ, किधर? यह पुलिस वाले बहुत सारा जगह इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिलते हैं, बहुत जगह गाड़ी के नंबर नहीं आते हैं, तो ऐसे टाइम पे वो एआई को दो चार सीसीटीवी फुटेज फीड करके, लाल रंग की गाड़ी, लाल रंग का ट्रक, ये अगर पूछा तो वो दो चार पांच ट्रक बताता है, उनका फिर टाइम एडजस्टमेंट, और उसमें कहीं तो भी एक नंबर दिख जाता है, वो एआई हो गया। बाकी जो उसमें जो कुछ माहिती है, जैसे आपने अगर मुझे एआई पे ढूंढ लिया है, क्योंकि आपकी और मेरी तो कोई जान पहचान नहीं ना, आपने तो एआई पे ढूंढना ना मुझे, वैसे हम क्रिमिनल लोगों को ढूंढते हैं। क्या बात कर रहे यस, हो? तो कोई टूल्स बताएंगे जो यूज कर रहे हैं? फेसबुक है, अच्छा। इंस्टाग्राम है, इस पे से भी हम ढूंढते हैं। अच्छा, नहीं एआई कोई टूल्स जो स्पेसिफिकली यूज कर रही है पुलिस डिपार्टमेंट? नहीं, वो हमारा साइबर वाला देखता है, यानी जो साइबर यूनिट जो है वो पूरा देखता है। मुझे ज्यादा उसके बारे में, टूल्स के बारे में नहीं मालूम। चैट जीटीपी और एआई वाला मालूम है, जितना मेरे काम का है उतना मैं करता हूँ। आप यूज करते हैं पर्सनली? हाँ,
क्योंकि अगर मैंने ज्यादा अगर कर लिया तो फिर मेरी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगी। तो जितना काम मुझे आता है, या फिर मेरे साथ जो मेरा स्टाफ रहता है असिस्ट करने वाला, सब तो काम मैं नहीं कर सकता ना। तो जो मेरे साथ काम करने वाले, असिस्ट करने वाले, उन लोगों के भरिए जरिए मैं ये करता हूँ। फिर मोबाइल का रहे, बहुत सारे लोग पुलिस खाते में ऐसे कहते थे कि बहुत सारे लोग अनपढ़ गवार है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे यहाँ जो जितने भी डीसीपी लोग हैं, ये सब डीसीपी लोग मैक्सिमम आईआईटीएन से। इवन दो हमारे जोन की जो रश्मिता राव मैडम जो है, वो आईआईटी बीटेक, आईआईएम एमबीए, और उसके बाद यूपीएससी आईपीएस। ओ माय गॉड, अमेजिंग। मतानी साहब है, वो भी आईआईटीएन से। इवन दो सीपी साहब जो है, वो भी दिल्ली के आईआईटीएन से। यस। वो तब के 95 के पहले के। मतलब लोगों को एक भी जगह से अगर मिला तो वो बोलता है कि अपना लाइफ एकदम सेट हो गया। पर जो रश्मिता राव मैडम जो है हमारी जोनपुर, वो तीनों एग्जाम पास करके आज पुलिस डिपार्टमेंट में। स्टिल शी इज सर्विंग इन पुलिस यस, डिपार्टमेंट। मुतानी सर जो है वो आईआईटीएन है। उसके बाद हमारे जो डॉक्टर रविंद्र सिंगल साहब है, वो दिल्ली आईआईटी के इंजीनियर है। ये कब के 95 के वगैरह। जी, सीपी सर तो, हमारे सीपी सर का भी मैंने पॉडकास्ट सुना है राज शमानी के साथ, बहुत अच्छा पॉडकास्ट। और बहुत सारे अभी जो नए यंग जनरेशन के पीएसआई, मतलब जो ऑफिसर की पहली लेवल होती है ना, वो पीएसआई में बहुत सारे इंजीनियर बच्चे हैं, बहुत सारे डॉक्टर बच्चे हैं, बहुत सारे एमएससी एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएट, तो बहुत सारे एमबीए है अच्छे अच्छे जगह से। पुलिस का बहुत सारे लोगों को एक आकर्षण भी है, अट्रैक्शन भी है। यानी इसके पहले भी मैं बोल चुका हूं कि आपके एरिया में अगर 10 आईटी ये रहते होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि जिनको लाखों में नहीं करोड़ों में पगार है, उनको पहचानता कौन है? पर अगर एक पुलिस सिपाही भी रहता है तो उसको पूरा आजू बाजू के पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं। तो ऐसा पुलिस के प्रति एक पैशन है। अभी बहुत सारे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बच्चे आए हैं, जो कि अभी मैक्सिमम काम साइबर पे ही कर रहे हैं। अगर उनको बोल दो, अभी मेरे पास प्रोफेशनल बहुत सारे ऑफिसर्स है, उनका अगर बोल दो यार इस पे क्या कर सकते, रुको बोलते साहब ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं। यानी वो भी मेरे जितनी मेरी नौकरी हुई है उससे उनकी उम्र कम है, फिर भी आज के टेक्नो सेवी होने की वजह से आज के तारीख में वो मुझे गाइड करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आप हमारे शो पे आए। पॉडकास्ट तो छोड़िए, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के लिए, तो मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। एक केस ऐसा था, मैंने सुना आपके बारे में, मैं जब पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, कि पुलिस स्टेशन में लाइट चली गई, इन बिटवीन कार्यवाही कुछ चल रही थी या फिर काम चल रहा था, और आपने कुछ ऐसा किया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? नहीं, वो पेपर में आ गया था, ऐसा कुछ नहीं। ये तो पुलिस की रेगुलर कार्यक्रम है, पुलिस वाले करती है, उसमें कुछ नहीं। पर शायद उसी टाइम कोई पत्रकार ने वो कैच किया और पेपर में छाप दिया। तो हुआ ऐसे था कि एक अपील था, माहिती अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का अपील था। सामने वाली पार्टी गोंदिया से आई थी, जिसका अपील था। एज आई एम अपीलेट अधिकारी। तो जब चालू किया, लाइट चलेगी, और उस टाइम में कोई बंदोबस्त में था, लेकिन वो आदमी गोंदिया से आया है करके मैं ऑफिस गया था एज ए एसीपी। तो मेरे ध्यान में वो लाइट गई, तो वही बोलता है साहब मुझे एक तो जाने के लिए भी अड़चन आएगी, फिर दोबारा आने के लिए अड़चन आएगी, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मैंने बोला ठीक है। मेरी गाड़ी बाजू खड़ी की है थी, उसको बोला तू पलटा ले गाड़ी। गाड़ी के लाइट चालू किए, उसका सुना, जो ऑर्डर करवाना था वो ऑर्डर करवाया, उसको जो डॉक्यूमेंट्स लगते थे वो डॉक्यूमेंट्स दिलवाया। जो हम कोई एक आधी छोटा मोटा काम कर लेते हैं, कोई कोई पत्रकार उसको अप्रिशिएट करते हैं। इससे मेरा भी हौसला बुलंद हुआ। वो तो मैंने कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं किया था ना। स्मार्ट थिंकिंग है ना वो, लेकिन यस, उस टाइम पे जो जरूरत थी आपने वो किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उसने जो गांव का नाम बताया था, मैं बिगिनिंग में गोंदिया भंडारा जिले में ही था, तो मुझे मालूम था कि वो गोंदिया से भी बहुत आगे है। तो मैंने बोला नहीं, इस पे तो ये जब अपील के लिए अपने पास आए तो इसके साथ न्याय होना चाहिए। तो इस बहाने वो कार्यक्रम हुआ था, पेपर में फ्लैश हुआ, और वो आपने कहीं तो भी पढ़ा। पुलिस वालों के प्रति लोगों को कुछ मिथ्स है जो आप ब्रेक करना चाहते हो, कि लोग सोचते हैं कि पुलिस ये कर रही है लेकिन वैसा नहीं है, तो मिथ्स आप कुछ ब्रेक करना चाहोगे क्या? 3-4। ये पुलिस जो स्थापन हुआ है, पुलिस का पहले से, पहले अपने यहाँ अंग्रेज लोग रहा करते थे। वो क्या करते थे कि जो थानेदार है, यानी मैंने पढ़ा भी हूँ, यानी मेरे पास ऑथेंटिसिटी है, इसलिए मैं बोलता हूँ, और हर जगह बोलता हूँ, आपके पॉडकास्ट में बोलने का मुझे कोई डर नहीं है। तो जो थानेदार है, मतलब उस वक्त क्या, बड़े मुश्किल से नागपुर शहर में एक आधी थाना होगा, कोतवाली थाना था शायद। कोतवाली थाने को 350 350 साल का इतिहास है, हिस्ट्री है।
तो वो एक थानेदार फॉरेन उनका अंग्रेज बिठाल देते थे, और इनको बाकी इंडियन लोग, भारतीय लोगों को दबा के रखना था। तो इसलिए वो एरिया के जो गांव गुंडा टाइप जो लोग थे, इनको इन्होंने पुलिस में भर्ती कर लिया। बापा के बाप के बाप के बाप के बाप ने चालू है वो, इसलिए लोगों में थोड़ी दहशत है। पर अभी जो पुलिस वाले काम करते हैं, मैक्सिमम लोग पुलिस वाले के, जैसे हमारा पुलिस दीदी है, हमारे महिला कांस्टेबल हर स्कूल में जाके मीटिंग लेती है, जो जो लेडीज लड़कियां है, बच्चियां है, उनको जाके समझाते हैं व्हाट इज मीन बाय बैड टच, व्हाट इज मीन बाय गुड टच। ये पुलिस का काम नहीं है, पर एज ए कम्युनिटी पुलिसिंग, वही फिर समाज के लिए हमें भी कुछ देना है, और एक नई पीढ़ी को तैयार करते वक्त कुम्हार के माफिक हमें भी कुछ मदद करना है। इस बहाने हम भी मदद करते हैं, जैसे पुलिस काका है, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, घर में नहीं बता सकते, पुलिस को बताना है, तो ये जाके मीटिंग लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। फिर एक ड्रग्स के लिए जो चालू है, उसके लिए हमने सीपी सर ने ऑपरेशन थंडर चलवाया है। मतलब पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारा सबसे ज्यादा केसेस, सबसे ज्यादा ये ऑपरेशन थंडर के तहत माननीय पुलिस आयुक्त सर ने किया। ऑपरेशन मुक्ति है, ऑपरेशन शक्ति है, ये हम लोगों के लिए करते हैं। इसके लिए कोई फंड नहीं आता, या फंड आता भी होगा तो थोड़ा लेवल पे आता है। बाकी पुलिस वाले एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी, पार्ट ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग, ये सब करते हैं। तो ये माइथोलॉजी जो है, वो आपके जरिए से इन लोगों ने निकाल देना चाहिए। आप जिस पुलिस वाले को गाली देते हो, ये मैं बात पक्की बोल देता हूँ कि आप सड़क पे खड़े हुए पुलिस वाले से, ट्रैफिक पुलिस वाले से भी पूछ लेना कि भैया वो आप क्या पढ़े हो, तो वो बोलेगा साहब मैं बीई हूँ, मैं एमए हूँ, मैं फलाना हूँ। कोई ऑफिसर से पूछोगे, वो बोलेगा मैं बीएमएस डॉक्टर हूँ, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं सिविल इंजीनियर था, मैंने एमबीए किया। सब पढ़े हैं। वर्दी का आकर्षण जो है वो कम नहीं होता। सर, मेरा सागर खापरे अरे बापरे सवाल ये है कि आजकल यंग जनरेशन, इवन अंडर एज लड़के लड़कियां बहुत इजीली एक्सेसिबल आजकल होटल से और सस्ते रेट में मिलते हैं, वहाँ जाते हैं एंड देन दे एंजॉय देयर लाइफ एंड देन ऑब्वियसली यू नो व्हाट हैपेंस इन अंडर द रूम। ये सब चीज़ में पुलिस का क्या रोल है और किस एज तक ये लीगल है, क्या एक्शन लिया जाता है उस पर? मुझे आज तक लगता था कि सिर्फ सागर खापरे से अपन बात कर रहे हैं, पर सागर खापरे अरे बाप रे, कठिन काम है। ऐसा कुछ नहीं, इसके पहले जो होटल के लाइसेंस वगैरह देना था, वो काम पुलिस के तरफ था। अच्छा। ये पुलिस के तरफ से अभी काम निकाला गया है। जनरली पुलिस वाले होटल चेक नहीं कर सकते, गए भी तो सिर्फ नॉमिनल इतना देख सकते हैं कि कोई बा ऐसा थोड़ा सा सेक्सुअल रैकेट या कुछ नहीं, गलत? सेक्सुअल रैकेट नहीं, दूसरा कोई ऐसे है ही क्या। अभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जो होटल है, वो एक ऐप के थ्रू चलते हैं, ऐप के थ्रू बुक हो जाता है, उसको मालूम भी नहीं रहता कौन है क्या है। आधार कार्ड बता दिया, बहुत जगह तो हमने वेरीफाई करने के बाद आधार कार्ड भी नहीं मिले। जैसे कोई कोई बाद में ऑफेंस रजिस्टर होता है और लड़का या लड़की बताती कि मैं फलाने फलाने होटल में गई थी, वहां उसने ऐसा ऐसा किया, तो वहाँ एंट्री भी नहीं रहती और आधार कार्ड भी नहीं रहता। होटल वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले उनका आधार कार्ड भी लेना चाहिए। लीगल एज तो वैसे देखा जाए तो 18 साल लड़की का और 21 साल लड़के का है। पर बहुत साल अगर कभी कम ज्यादा भी रहा, तो हम पर्सनल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी वो क्या लेवल पे काम करते हैं हमें पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ एक स्पेशल सोशल ब्रांच है, जो ये काम करती है कि जिनको क्राइम ब्रांच से रिलेटेड है, उनको जैसे पता चलता है कि ये कुछ यहाँ ये होटल में थोड़ा सा संदिग्धता है, तो ऐसे जगह ट्रैप लगा के वहां पे केसेस भी करते हैं। अभी सीपी साहब डॉक्टर रविंद्र सिंघल साहब ने बहुत जगहों पे सीलिंग कार्रवाई भी चालू कर दिया। मतलब यहाँ जैसी, जहाँ कुंटन खाना चलता है, ब्रॉथेल चलता है, ऐसी जो भी रूम होगी, जो भी घर होगा, उनको सील करना चालू है। मीठे फल आने के लिए कुछ देर लगेगा, पर निश्चित रूप से कुछ दिनों के बाद अच्छे फल आएंगे। पुलिस एज अ सोशल फॉर्मेलिटी या कम्युनिटी पुलिसिंग पूरा करने में पूरी पूरी मेहनत कर रहे हैं। आम लोगों से भी अपील इस द्वारे मैं करता हूँ कि अपने बच्चे के माँ बाप ना बनते हुए फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड बनो, ताकि उन्हें पता, उन्हें ये भी लगे कि हमने माँ बाप से शेयर करना चाहिए। थोड़ा आजकल बहुत सारे बच्चों का घर से निकल के जाना, वो भी कार्यक्रम चालू हुआ है। तो उसके लिए हमारे पुलिस दीदी है, पुलिस काका है, कोई अड़चन आती है तो 1098 नंबर है, 1098 या 1098, उस पर आप कॉल कर सकते बच्चे। 112 नंबर आपके लिए है कि जिसमें 7
5 से लेके 4 मिनट से लेके 7-8 मिनट तक पुलिस वाला आपके पास पहुंचते हैं। तो इस लेवल पे आपने काम करना चाहिए। सभी लोगों से तो ये भी विनंती करूंगा कि अपने बच्चे से बच्ची से सुबह शाम मिलो, पूछो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनको आप एक फ्रेंड फिलोसोफर बनो, माँ बाप ना बनते हुए फ्रेंड फिलोसोफर बनो। आज मेरा बेटा बेटी जो भी है, मैं उनके साथ एकदम खुले दिल से गाली दे के या इस लेवल पे बात करता हूँ। तो उन्हें उसमें अगर वो उन्होंने बाहर कहीं सुन लिया तो उन्हें अजब नहीं लगता। उनको किसी ने बोला भी, अरे तुम्हें कुछ नहीं लगता? वो बोलता है, नहीं नहीं, ये तो हमें बताया गया है कि ऐसा ऐसा है करके। और जिस बाप से मैं पैदा हुआ हूँ, कोई बाप ये सब देखता है तो मुझे ये सब पता है। सब लोगों से आपके माध्यम से एक अपील है कि अपने बच्चों पे थोड़ा कंट्रोल रखो। क्योंकि पहले अगर 18-20 साल है, सोशल मीडिया ने बहुत सारे बच्चे और बच्चियां ये अर्ली एज में जवान करना चालू कर दिया है। जिस टाइम उनके हाथ में कुछ नहीं होना, उस टाइम उनके हाथ एंड्रॉयड मोबाइल फोन है। तो इसकी वजह से क्या देख रहे क्या नहीं देख रहे, बहुत सारे बच्चों के मोबाइल भी लॉक है। सर नागपुर, हम लोग नागपुर से, ऑब्वियसली नागपुर में किस लेवल के क्राइम अभी कॉमन हो गए हैं? जो अपना छोटा बच्चा है ना, मोबाइल, उसके वजह से मैक्सिमम क्राइम हो रहे हैं। Okay. साइबर क्राइम सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है, ये नागपुर में ही नहीं, अच्छा। पूरे राज्य में भी नहीं, पूरे देश में। पुलिस वाले पूरी कोशिश करते हैं, पुलिस वाले के बहुत सारे टूल्स है, पुलिस वाले की सेपरेट साइबर लैब है। पुलिस वाले को असिस्ट करने के लिए आप जैसे कोई साइबर एम्बेसडर लोग भी है, कि जो एक नॉमिनल मानधन पे काम करते हैं पुलिस वाले के साथ, कि चलो बा हम पुलिस वाले के कंधे से कंधा लगा के काम करेंगे। ऐसे लोग भी है। पर ये डिजिटल अरेस्ट हुआ, बाद में ये पैसे मांगे, ये लिंक करो। पुलिस वाले साइबर के माध्यम से हर पुलिस स्टेशन में एक एक साइबर का यूनिट पड़ा है, बना है। वो उनको बताते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं। अभी गणपति में हर जगह जगह हमने साइबर फ्रॉड कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके लिए हम हर जगह जगह ऑफिस में जाके, हमारा पुलिस वाले, नागपुर सिटी पुलिस वाले जाके उसके लिए बहुत सारे ये भी करते हैं, अवेयरनेस करते हैं। फिर भी लोग करते हैं तो क्या करेंगे। बीच में एक सेक्सटॉर्शन नाम का एक सब्जेक्ट था, कि कोई लड़की का फोन आता था और फिर वो नेकेड फोटो निकाल के फिर वो सामने वाले को बहुत ब्लैकमेल करते थे। अभी वो थोड़ा कम हो गया, पर अब ये लिंक ट्रेडिंग, साहब ये 4 महीने में डबल हो जाते, मैं आपको बताऊंगा 500 रुपये भरो, फिर लिंक खाली करना। क्योंकि कभी जो भी अपराधी है वो आप लोगों से शातिर है, पुलिस से थोड़ा पीछे है, पर आप लोगों से थोड़ा सा आगे है, क्योंकि उसको कोई लेन देन नहीं। अच्छा, इसके जो कनेक्शन रहते हैं एकदम अपने देश के बॉर्डर के पास जाते हैं, मैं कोई देश का नाम नहीं लूंगा, पर वो देश के बॉर्डर तक जाते हैं। तो वहां से फिर आरोपी लाने के लिए या ले जाने के लिए वो एक अड़चन आती है। वो मोबाइल, जिस मोबाइल से सब ये हुआ है, वो मोबाइल कहीं तो भी कोई तो भी गांव के एक आधे चौकीदार का, रिक्शे वाले का, या निचले लेवल वाले आदमी का रहता है। उससे पूछो, बाबा ये तेरा मोबाइल कैसी, तो वो बोलता है साहब किसी ने लिया होगा, मुझे मालूम नहीं। तो ये भी है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से सागर खापरे अरे बापरे लोगों को मैं फिर एक बार आगाज देना चाहता हूँ, या आगाह करना चाहता हूँ, कि ये साइबर जो है, कोई लिंक मत करो। कोई काम नहीं है, आपके ऑफिस के काम हो रहे, सब काम हो रहे, आपको कोई जनरली वो आपको पर्सनली फोन करके ओटीपी कोई नहीं पूछता। ओटीपी आप ही को आता है और आप ही ने उसमें डालना है। पर आप लोगों को अगर अपना ओटीपी भी बताते हैं, लिख लो भैया ये नंबर, तो अगर खाली होते हैं तो थोड़ा सा हमको भी कहीं ना कहीं पढ़ने की जरूरत है। साइबर साइबर क्राइम के मैक्सिमम जो विक्टिम होते हैं वो थोड़े से ओल्ड एज वाले होते हैं, क्योंकि पता नहीं रहता है, घर में बच्चे नहीं रहते तो क्या करें, तो एक आधी एपीके फाइल वगैरह डाउनलोड कर लिया। तो ऐसी कोई भी फाइल कोई डाउनलोड करने की गरज नहीं, अगर हो भी गई तो ताबड़तोब उसको डिलीट कर दो। इतनी एक मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे पूरे देश के पब्लिक के लिए, एज अ पुलिस ऑफिसर, आईसीपी है, उस नज़रिए से, फ्रॉम द पुलिस साइड टू द जनरल पब्लिक, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से एक सागर खापरे अरे बापरे इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे गुजारिश करता हूँ, विनंती करता हूँ, कि पुलिस कोई आपके दुश्मन नहीं है। पुलिस आपके दोस्त है। पुलिस आपके सेवा के लिए है। वो सेवा की तनख्वाह पगार हमें सरकार देती है, हम आपके सेवा के लिए है। ये इतना ध्यान में रखो। दूसरी बात, हमें भी घरदार है, हमें भी परिवार है। आपका जैसा परिवार आपकी राह देखता है, वैसा हमारा भी परिवार हमारी राह देखता है।
आपके जैसे सन त्योहार हो, आपके सन त्योहार अच्छे हो, इसलिए हम हमारे सन त्योहारों को छोड़ देते हैं। बहुत बार तो ये होता है कि हम दूसरे दिन या तीसरे दिन मनाते हैं। जैसे अभी आने वाली दिवाली, उस वक्त पूरे गांव में नाकाबंदी लगती है। आपके घर के कुछ चोरी ना हो, इसलिए हम सब काम करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि पुलिस पे इलिगेशन करना अगर आपको आसान लगता है, तो पहले आप अपने गिरेबान में झाँक के भी देखो कि हमने अगर हम इतना बड़ा लाखों रुपए लगा के अगर घर बनवाया है, तो हमने सिक्योरिटी को कोई अरेंजमेंट किया है क्या? हमने कोई सीसीटीवी फुटेज लगाया है क्या? उसका डीवीआर प्रॉपर जगह पे रखा है क्या? वो भी हमने देखना चाहिए। अगर कोई सोसाइटी है, तो वो सोसाइटी वाले ने एक आधी गार्ड रखा क्या? वो भी देख पुलिस वाले करीब-करीब 2 लाख पब्लिक के पीछे 1 पुलिस वाला होता है। तो इतने लोग जो है 2 लाख के 2 ढाई लाख के पीछे एक पुलिस स्टेशन होता है, सॉरी, एक पुलिस स्टेशन होता है। तो पुलिस स्टेशन का स्टाफ इतने लोगों को देख नहीं सकता। तो ये आपका भी काम है कि आप भी सादे कपड़े के पुलिस हो। आपको अगर आपके आजू-बाजू में कुछ दिखता है, इल्लीगल दिखता है, वो ड्रग्स से रिलेटेड रहे, क्राइम से रिलेटेड रहे, एक्सीडेंट रिलेटेड रहे, ट्रैफिक जाम रिलेटेड रहे, तो आप कृपया 112 नंबर का फोन लगाइए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पे आप अपना मैसेज दीजिए। पुलिस एक 5 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी, या जो प्रॉब्लम है, आपका नाम कॉन्फिडेंशियल भी रखा जाता है, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो आप काम करिए, अलर्ट सिटीजन बनिए। अलर्ट सिटीजन अगर बनिए आप जैसी लोगों से, तो हमें पता चलेगा। पुलिस कोई ऐसा सेपरेट बनाया हुआ, डिजाइन बनाया हुआ भगवान ने कि ये सादा आदमी रहेगा और ये पुलिस वाला रहेगा, ऐसा कोई डिजाइन नहीं। आप में और हमारे में वही सब सरीके हैं। आपको लगता है कि पुलिस कम लिखे पढ़े लिखे है, गवार है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में आके देखो, तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिसर्स ये बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हैं। उनको एक वर्दी का आकर्षण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन नेतृत्व में 1 मई 1960 में महाराष्ट्र पुलिस दल बॉम्बे गुजरात से अलग हुआ, और महाराष्ट्र पुलिस करके जब इसका नामांतरण हुआ, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति जो है वो ड्रेस का पुलिस है, और हर पुलिस वाला सादे ड्रेस में आम पब्लिक है। तो इस बात आप सबने ध्यान में रखना चाहिए। और पुलिस आपके दुश्मन नहीं, पुलिस आपके दोस्त है, पुलिस आपके मदद के लिए है। पुलिस वाले के पीछे अगर काम कितने हैं, इसकी अगर लिस्ट बना लूं, तो 70-80 काम भी आते हैं। किसी की लड़की भाग के गई तो भी पुलिस, बीवी भाग के गई पुलिस, पानी आया पुलिस, ट्रैफिक जाम हुआ पुलिस, गड्ढा पड़ा पुलिस, बैरिकेड गिरा पुलिस, झाड़ की टहनी टूटी तो भी पुलिस, कुत्ता मारा तो भी पुलिस, आदमी मारा तो भी पुलिस, घरफोड़ी हुई पुलिस। बाकी जितनी जितनी जगह है अगर गिनवा दूं, तो कम से कम 70-80 काम पुलिस वाले करते हैं। जबकि पुलिस वाले की तरफ सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम डिटेक्शन, क्राइम, इतना ही काम है। पर हम जिस समाज में पैदा हुए, उस समाज का हमें भी कुछ लेना देना है, इसलिए हम ये सब करते हैं। हम हमारे घरदार को, हमारे परिवार को छोड़ के हम आपके साथ काम करते हैं। आपके माहिती के लिए बता दूं, बहुत सारे नागपुर नागपुर में काम करने वाले बहुत सारे ऑफिसर ये बंबई, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सातारा, यहाँ से अपना परिवार छोड़ के नागपुर में काम करते हैं, टू सर्व यू बेटर। पुलिस आपके दोस्त है, उनके बारे में अच्छा अगर नहीं बोलते आए तो ठीक है, कृपया बुरा मत बोलिए, क्योंकि वो आपके लिए काम करते हैं। कभी अगर पुलिस वाले को एप्रिसिएशन किया, तो पुलिस वाले का उस दिन का हौसला बढ़ता है। बहुत सारे नागपुर में ऐसे एनजीओ है, बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे, कोई बहुत सारा लोग भी है कि जो पुलिस वाले को टाइम टू टाइम सराहते हैं। अगर हम कोई बंदोबस्त में बहुत देर से खड़े हैं, अगर कोई पानी की बोतल ला देता है, तो 10 रुपए की पानी की बोतल ना हमारे लिए मायना रखता है, ना आपके लिए मायना रखता है, पर वो प्यार उसमें से जो दिख पड़ता है, उससे हमें और काम करने की ताकत, स्फूर्ति और जोश आता है।